एवरीवन, कैसे हो आप सभी गाइस। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में गाइस मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 11th के एनसीईआरटी। और क्लास 11th की एनसीईआरटी का गाइस ये आपका चैप्टर नंबर 13 रहेगा। ठीक है, तो क्लास 11th की एनसीईआरटी रहेगी और चैप्टर आपका कौन सा रहेगा, 13। और नाम क्या है चैप्टर का, महासागरीय जल। ठीक है, तो 13वां चैप्टर है महासागरीय जल। आज की इस वीडियो में आप पढ़ोगे महासागरीय जल के जो टेम्परेचर है, उसकी लवणता है, कैनियन क्या होते हैं, आपके गर्त क्या होते हैं, समुद्री पर्वत क्या होते हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा डिटेल से समझोगे जो कि आपके महासागरों के अंदर ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो अर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो गाइस सबको पता है हमारी पृथ्वी एक सौर मंडल का एक प्लैनेट है। अभी अभी मैंने अपने चैनल पर लाइव क्लास भी ली थी प्लैनेट की, तो बच्चे काफ़ी जुड़े थे उस क्लास से और अच्छी क्लास थी गाइस। तो हमारे पृथ्वी के धरातल पर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसीलिए पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, पानी की अधिकता की वजह से। अब इसमें आता है एक जलीय चक्र, यानी क्या होता है, जल एक चक्रीय संसाधन है, यानी चक्रण होता रहता है, जहाँ से पानी उठा उसी से आगे बढ़ता रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बार पानी यूज़ किया तो उसका दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है। जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर और धरातल से महासागर पर पहुंचता रहता है। तो ये चक्र गाइस आपका चलता रहता है। ठीक है, जलीय चक्र हमारी पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, वायुमंडल में जल के संचलन की व्याख्या करते हैं, यानी जल का जो ट्रांसफ़र होता है ना सिंपल भाषा में, उसकी व्याख्या करता है। जलीय चक्र करोड़ों वर्षों से कार्यरत है और पृथ्वी पर सभी प्रकार का जो जीवन है वो आपके जलीय चक्र पर ही निर्भर करता है। ठीक है, अगर ये जलीय चक्र ना हो तो बहुत सारी आपकी जो मौसम संबंधी एक्टिविटीज़ हैं वो रुक जाएंगी। वायु के बाद जो जल है वो पृथ्वी पर अस्तित्व के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। वायु तो सबको सांस लेने के लिए चाहिए ही, उसके साथ साथ पानी भी चाहिए गाइस, बिना पानी तो जीवन संभव ही नहीं है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे एरियाज़ में आपकी पानी की मात्रा बहुत अधिक है और कईयों में कम मात्रा में है। तो अगर हम वायुमंडल में बात करें, जलमंडल में बात करें, तो पानी केवल आपके तरल रूप में नहीं है, गैस रूप में भी है, ठोस रूप में भी है और तरल रूप में भी है। और इनका संबंध सीधा सीधा महासागरों से, वायुमंडल, भूपृष्ठ, आद्यस्थल, जीवों के बीच जो पानी है उसके सतत आदान प्रदान से भी है। तो गाइस यहाँ पर आप ये पिक्चर देख सकते हो, कितनी सुंदर सी है ना, सुंदर सा डायग्राम है। यहाँ पर अगर हम बात करें पानी की तो देखो, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो ये है आपका समुद्री एरिया, ये है आपका महासागर। और इस महासागर से क्या हुआ, 84% वाष्पीकरण पानी का समुद्री एरिया से होता है। पानी का वाष्पीकरण हुआ, पानी ऊपर गया, ठीक है, संघनन हुआ, बादल बने और यहाँ से हवाओं के द्वारा पानी इधर आया। अब इधर आके तो यहाँ पर भी बादल बने, संघनन हुआ, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर भी आपकी बारिश हो गई, बारिश होकर यहाँ पर पानी फिर नालियों के रूप में, नदियों के रूप में जो बारिश का पानी वो बहने लग गया। और यहाँ पर भी आते आते कुछ हवाएं अपने साथ पानी को आके मूवमेंट की ओर ले जाती है और आगे चलकर जब संघनन होता है तो 23% वर्षा यहाँ होती है, 16% यहाँ पर होती है। अगर वाष्पोत्सर्जन की बात करें 16% होती है। तो ये हवाओं का खेल होता है, वो अपने साथ पानी को ले जाती हैं, ठीक है, गर्म हवाएं। और इसके साथ साथ जैसे ही बारिश होती है तो कुछ पानी आपका मिट्टी के अंदर भी जाता है, जिसे हम कहते हैं भूमिगत अपवाह, यानी भूमि जल के रूप में, ग्राउंड वाटर के रूप में पृथ्वी के अंदर भी पानी का जो प्रवाह है वो चलता रहता है। ओके गाइस, तो इस तरीके से वाष्पीकरण हुआ, बादल बने, बादल ने फिर वर्षा की, फिर हमारी पृथ्वी पर पानी आया, कुछ धरती के नीचे चला गया, कुछ नदियों में, नालों में बहकर फिर समुद्र में पहुँच गया और समुद्र से फिर वाष्पोत्सर्जन हो गया। तो इस प्रकार आपका जो अगर हम बात करें ना तो जो जलीय चक्र है वो चलता रहता है। पृथ्वी पर जल का वितरण बात करें तो महासागर, हिमालय, हिमटोपी तो अलग अलग ग्राउंड वाटर के रूप में, लेक्स के रूप में, हमारी मिट्टी में नमी के रूप में है, वायुमंडल में है, नदी नालों में है, जैव मंडल में है। तो और उन सब से फिर आपका संघनन होता है, वर्षा होती है। तो ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी पर जितना भी पानी पाया जाता है वो महासागरों में उसका 71% पार्ट पाया जाता है। 71% महासागरों में। शेष जल ताजे जल के रूप में हिमानी यानी ग्लेशियर, हिमटोपी, आइस कैप जो होती हैं ग्लेशियर्स पे ही, भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर, लेक्स,
मिट्टी में नमी के रूप में, वायुमंडल में पानी है, जलवाष्प के रूप में और अन्य चीज़ों में, सरिताओं यानी नदियों में और जीवों में भी आपका पानी की मात्रा पाई जाती है। तो धरातल पर गाइस जितना भी पानी गिरता है ना, उसका लगभग 59% भाग महासागर और अन्य स्थानों से वाष्पीसर्जन, ठीक है, वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में फिर से चला जाता है 59% भाग। और शेष भाग की हम बात करें तो वो आपका धरातल पर बहता है। कुछ भाग आपका भूमि में रिस जाता है यानी ज़मीन के नीचे चला जाता है मिट्टी में से, और कुछ भाग आपके ग्लेशियर्स का भी रूप ले लेता है। तो पृथ्वी पर नवीकरण योग्य जल निश्चित मात्रा में है, यानी ऐसा पानी जिसे हम बार बार यूज करें, तो ऐसे पानी की मात्रा पृथ्वी पर निश्चित मात्रा में है और मांग तेज़ी से बढ़ती जा रही है। स्थानिक और कालिक दोनों रूपों में हमारे यहाँ जल का संकट पैदा होता जा रहा है, और नदियों के जो पानी के प्रदूषण ने तो इस संकट को और अधिक काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है, क्योंकि नदियों का पानी जो कि आपका स्वच्छ माना जाता है, ग्लेशियर से आते हैं ना नदियाँ, इस वजह से तो उसमें भी आपकी काफ़ी देखी जाती हैं। अब तो इसको हम कैसे सुधारें, कैसे स्वच्छता लाएं हम पानी में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं महासागरीय आद्य स्थल का ऊंचावच, यानी महासागर की जो तली है वो आपकी बिल्कुल प्लेन एरिया नहीं है, कहीं से गड्ढे हैं, कहीं पर कुछ हैं, कहीं पर कुछ हैं, तो उन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो महासागर है कौन कौन से हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, 4 मेन ओशियन है ये आपके। सबसे छोटा आर्कटिक है, सबसे बड़ा प्रशांत है। ओके, इनमें ये अनेक समुद्र, इनमें क्या है, खाड़ियाँ हैं, गल्फ हैं, गल्फ खाड़ियाँ और अन्य निवेशिकाएँ भी हैं, और ये सभी पार्ट्स किसके हैं, ओशंस के हैं। इनका प्रमुख भाग समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है, यानी जो भाग हमें पढ़ना होता है वो महासागरीय अधस्थल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। महासागरों के जल के नीचे की जो भूमि है ना गाइस, जिसे हम कहते हैं महासागर की तली, वो हमारे लैंड पर जो जितने भी लक्षण पाए जाते हैं उनकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा जटिल और विभिन्न प्रकार के ऊंचावच को दर्शाती है, लक्षणों को दर्शाती है। ठीक है, महासागरों की तली में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सबसे गहरे गड्ढे हैं, सबसे बड़े मैदान हैं, और इन सब के कारण ही हमारे महासागरों की जो तली है गाइस वो बहुत ही उबड़ खब्बड़ है। महासागरों पर पाए जाने वाले जो लक्षण हैं ये किस वजह से हैं, यानी इतना उबड़ खब्बड़ एरिया किस वजह से हैं, विवर्तनिक, ठीक है, यानी जो आपके फोर्सेस है, ज्वालामुखी, भूकंप, निक्षेपण, इन सभी क्रियाओं की वजह से जो महासागरों की तली है वो प्लेन नहीं है, ठीक है, उसमें ऊंचावच है। अब इसमें अगर इसका महासागर की जो आद्य स्थल है यानी तली है उसको विभाजित किया जाए तो 4 मुख्य भागों में बांटा जाता है, जिनसे एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, गहरे समुद्री मैदान और महासागरीय गंभीर। तो इस विभाजन के अतिरिक्त और भी कुछ छोटे छोटे लक्षण पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल महासागरों के अंदर कटके, पहाड़ियाँ, समुद्री टीले, निमग्न द्वीप, खाइयाँ और खंड, ठीक है, ये सभी चीज़ें भी आपके महासागरों की तली में ही पाई जाती हैं। अब गाइस हम एक एक चीज़ समझेंगे कि महाद्वीपीय सेल्फ क्या होता है, महाद्वीपीय ढाल क्या होते हैं। महाद्वीपीय सेल्फ को कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहते हैं इंग्लिश में, महाद्वीपीय ढाल को कॉन्टिनेंटल आपका स्लोप कहते हैं, गहरे समुद्री मैदान प्लेन एरिया आ जाते हैं डेप्थ, और महासागरीय गंभीर। तो सबसे पहले आता है महाद्वीपीय शेल्फ। क्या होता है महाद्वीपीय शेल्फ, तो प्रत्येक महाद्वीप का एक विस्तृत सीमांत एरिया होता है, ठीक है, यानी एक किनारे वाला एरिया जो अपेक्षाकृत उथले समुद्र और खाड़ियों से बिल्कुल घिरा हुआ रहता है। महासागर का सबसे उथला भाग होता है ये उथला, यानी सैलो एरिया, यानी ऊपर की ओर उथला सा पार्ट। इसकी औसत प्रवणता की बात करें तो 1 डिग्री या उससे भी कम होगा, ठीक है। तो जैसे देखो ये आपका कोस्टल एरिया है, यहाँ से आपका समुद्र है, तो बिल्कुल ये वाला जो पार्ट होता है इसे कहते हैं महाद्वीपीय शेल्फ। ये अत्यंत तीव्र ढाल पर भी कई बार समाप्त होते हैं, और जब गाइस ये बहुत तीव्र ढाल पर समाप्त होते हैं तब इसे कहते हैं शेल्फ अवकाश। क्या कहते हैं, शेल्फ अवकाश, जब बिल्कुल तीव्र ढाल पर होते हैं। तो महाद्वीपीय शेल्फों की जो चौड़ाई होती है वो एक महासागर से दूसरे महासागर में बिल्कुल अलग होती है। महाद्वीपीय शेल्फों की औसत चौड़ाई की बात करें तो 80 किलोमीटर होती है, ठीक है। 1 डिग्री इनका ढाल होता है, बस 1 डिग्री, और इनकी चौड़ाई कितनी होती है, 80 किलोमीटर तक। कुछ किनारों के साथ तो ये शेल्फ नहीं होते और अत्यंत संकीर्ण होते हैं, मीन्स पतले होते हैं,
जैसे कि चिली के तट पर, चिली जो कि दक्षिण अमेरिका की एक कंट्री है उसके तट पर, सुमात्रा के पश्चिमी तट पर, सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, ठीक है, उसके तट पर। इसके विपरीत आर्कटिक महासागर में जो साइबेरियन शेल्फ है वो विश्व का सबसे बड़ा है। आर्कटिक महासागर जिसे हम उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं, तो साइबेरियन शेल्फ विश्व का सबसे बड़ा है जिसकी चौड़ाई 1500 किलोमीटर है। शेल्फ की गहराई भी अलग अलग होती है, कुछ क्षेत्रों में ये 30 मीटर और कुछ क्षेत्रों में ये 600 मीटर भी गहरी होती है, ठीक है। तो ये भी एरिया पर निर्भर करता है, कहीं पर इनकी गहराई 30 मीटर तक यानी कम ही गहरे, और कहीं पर ये बहुत ज़्यादा गहरे हो जाते हैं, ठीक है, 600 मीटर तक। तो महाद्वीपीय शेल्फों पर आपकी जो अवसाद, क्योंकि देखो गाइस ये एरिया है, यहाँ से कोई नदी आएगी समुद्र में तो अपने साथ वो सेडिमेंट लेके आएगी अवसाद, और उन सभी अवसादों को वो किनारे पर ही जमा करती चली जाती है। तो ये जो शेल्फ है ये भी काफ़ी प्रभावित होते हैं अवसादों से। तो ये अवसाद क्या करते हैं, अभी अगर हम देखें तो ये जो अवसाद होते हैं भूमि से, नदियाँ, हिम नदी और पवन द्वारा लाए जाते हैं। तो जो नदियाँ बहती है वो लाती है अपने साथ सेडिमेंट, ग्लेशियर्स लाते हैं, पवनें लाती हैं, समुद्री तरंगे और धाराओं के द्वारा इन अवसादों को फैला दिया जाता है, ठीक है। समुद्री तरंगे जो होती है करंट वेव, तो उनके द्वारा फैला लिया जाता है। तो महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे टाइम तक ये जो अवसाद हैं वो जीवाश्म ईंधनों के स्रोत बन जाते हैं। अगर लंबे टाइम तक ये रुक जाए ना तो जीवाश्म ईंधन के स्रोत बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको कुछ समझ आए तो देखो, ये बिल्कुल ऊपर वाला किनारा मैंने आपको पहले ही बताया था, इसे कहते हैं महाद्वीपीय शेल्फ, बिल्कुल ऊपर वाला ये वाला, ठीक है, महाद्वीपीय शेल्फ, ये हमारी क्रस्ट। उसके अलावा ये आपका बिल्कुल गहरा गड्ढा, महासागरों का बिल्कुल गहरा गड्ढा, ये महाद्वीपीय ढाल, ये है आपका ढाल, जो अगला हम इसके पाठ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा गाइस यहाँ पर देख सकते हो इस मैप में, इसमें तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है महाद्वीपीय ढाल, यानी शेल्फ से आगे वाला भाग होता है ये जो महाद्वीपीय ढाल होता है ना गाइस, ये आपके महासागरीय बेसिन यानी नीचे वाला एरिया, ठीक है, और महाद्वीपीय शेल्फ, इन दोनों के बीच में होता है महाद्वीपीय ढाल। ऊपर आपका महाद्वीपीय शेल्फ और नीचे आपका बेसिन, तो ये जो बीच वाला एरिया होता है इसे कहते हैं महाद्वीपीय ढाल, ठीक है, ये बीच वाला। अगर इसमें बात करें तो इस ढाल वाले प्रदेशों की जो प्रवणता होती है 2 से 5 डिग्री के बीच होता है ढाल, ये एग्जाम में पूछा जाता है। महाद्वीपीय ढाल का जो ढाल होता है गाइस वो 2 से 5 डिग्री के बीच होता है। ढाल वाले प्रदेश की जो गहराई होगी वो 200 मीटर और 3000 मीटर के बीच होती है। ढाल के किनारे की बात करें तो महाद्वीपों की समाप्ति को इंगित करता है। ढाल का जो किनारा वाला पार्ट होता है वो महाद्वीपों की समाप्ति को इंगित करता है, यानी वहाँ पर आपके कॉन्टिनेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और ओशियन शुरू हो जाते हैं, और इसी एरिया में आपके कैनियन और गहरी खाइयाँ भी दिखाई देते हैं। कैनियन आपकी आई शेप की जो गहरी खाइयाँ होती हैं ना उन्हें कैनियन बोलते हैं, आई शेप की, ठीक है, कैनियन, और बिल्कुल गहरी खाइयाँ भी दिखाई देती हैं। नेक्स्ट आता है गंभीर सागरीय मैदान। इनकी बात करें ना गाइस तो ये महासागरीय बेसिन के बिल्कुल मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। बिल्कुल इनका जो मंद यानी बिल्कुल कम ढाल होगा, इस तरीके से मंद ढाल। विश्व के सबसे चिकने और सबसे सपाट पार्ट हैं ये मैदान तो उसे ही कहते हैं जिसका ढाल कम हो, प्लेन एरिया, समतल एरिया। तो इनकी जो गहराई होती है वो 3000 से 6000 मीटर के बीच होती हैं। ये मैदान आपके महीन कणों वाले अवसादों जैसे मिट्टी और गाद से बिल्कुल ढके हुए रहते हैं। तो समुद्र के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में उत्तरी भारत का विशाल मैदान, ठीक है, तो उसी तरह समुद्रों में गंभीर सागरीय मैदान सेम है, दोनों मिट्टी से बने होते हैं, गाद से बने होते हैं। नेक्स्ट आता है गाइस महासागरीय गर्त। अब ये क्या होते हैं महासागरीय गर्त, यानी गड्ढे। तो ये बिल्कुल महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं, खड़े किनारों वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं इनमें। और अगर हम बात करें तो ये अपेक्षाकृत 3 से 5 किलोमीटर तक भी गहरे होते हैं। महाद्वीपीय ढाल के आधार और द्वीपीय चापों के पास स्थित होते हैं। जैसे ये आपका महाद्वीपीय ढाल है, ये वाला ढलान एरिया, तो इनके पास ऐसे इस तरीके से ट्रेंच के रूप में कोई अंदर गहरी खाई चलेगी, तो इस तरीके के जो गर्त होते हैं उन्हें कहते हैं महासागरीय गर्त, ठीक है। उसके अलावा तो ये इसी प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपके सक्रिय जो वोल्केनो होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, और बहुत तेज़ी से चलने वाले जो भूकंप होते हैं उनसे ये संबंधित होते हैं। यही कारण है कि ये प्लेटों के संचलन के अध्ययन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक लगभग 57 जो गर्त हैं महासागरीय उनको खोजा जा चुका है, जिसमें से आपके 32 केवल प्रशांत महासागर में, यानी सबसे ज़्यादा गहरी खाइयाँ कहाँ पर हैं, पैसिफिक ओशन में है। सेकंड नंबर पर अटलांटिक ओशन आएगा गाइस,
19 एंड हिंद महासागर में 6 है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गड्ढा है मेरियाना ट्रेंच, ठीक है, 11,033 मीटर। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गड्ढा है प्यूर्टो रिको और हिंद महासागर का सबसे गहरा खड्डा है सुंडागढ़। ओके, तो ये तीनों भी आपको याद रखने पड़ेंगे, यहाँ पर मेंशन नहीं है। इसके अलावा और भी कुछ छोटी मोटी आकृतियाँ पाई जाती हैं महासागरों में, जैसे फॉर एग्जांपल मध्य महासागरीय कटक, ठीक है, मध्य महासागरीय कटक, इसके बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। तो ये क्या होती है, ये एक ऐसी कटक होती है जो पर्वत को 2 श्रृंखलाओं से बना होता है और एक विशाल अवनमन द्वारा अलग किए गए होते हैं। इनकी ऊंचाई 2500 मीटर तक हो सकती है और कुछ समुद्र की सतह तक भी ये पहुंच जाते हैं। उदाहरण आइसलैंड और मध्य अटलांटिक जो कटक है वो इसी का ही पार्ट है। मध्य अटलांटिक कटक संसार की सबसे लंबी कटक है गाइस, अटलांटिक महासागर में पड़ती है, जिसे हिंदी में अंध महासागर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है समुद्री टीला। तो ये समुद्री टीला से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्या, ये नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत होता है जो समुद्र की तली से ऊपर की ओर उठा होता है, ठीक है, एक नुकीले ऊपर वाला पार्ट नुकीला होता है और महासागर की सतह तक ये नहीं पहुंच पाता। समुद्री टीले ज्वालामुखी के द्वारा पैदा होते हैं और ये 3000 से 4500 मीटर भी ऊंचे हो सकते हैं। एम्पेरर समुद्री टीला ये प्रशांत महासागर में, जो प्रशांत महासागर के हवाई आइलैंड है, यूएसए का पार्ट है ये हवाई आइलैंड, यूएसए का स्टेट है हवाई आइलैंड, ठीक है। तो एम्पेरर जो समुद्री टीला है ये पड़ता है पैसिफिक ओशियन में, ये इसका एक अच्छा उदाहरण है समुद्री टीले का। नेक्स्ट आता है सबसे सपाट जलमग्न कैनियन। ये बिल्कुल गहरी खाइयाँ होती हैं और जिनमें से कुछ की तुलना कोलोरेडो नदी की जो ग्रैंड कैनियन है उनसे की जाती है। सबसे बड़ा कैनियन होता है ग्रैंड कैनियन, कोलोरेडो नदी के द्वारा बनाया गया ग्रैंड कैनियन। तो ये इतनी गहरे गहरे होते हैं गाइस, तो इस ग्रैंड कैनियन से इनकी तुलना की जाती है। कई बार ये बड़ी नदियों के मुहाने से आगे की ओर फैलकर महाद्वीपीय शेल्फ और ढालों को आर पार काटते हुए भी नजर आते हैं। जैसे हडसन कैनियन विश्व का सबसे अधिक जाना माना कैनियन है। हडसन कैनियन जो कि नॉर्थ अमेरिका के पास है, हडसन कैनियन विश्व का सबसे अधिक जाना माना कैनियन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नीमगन द्वीप, यानी जो द्वीप जो आइलैंड समुद्र में डूब गए हैं। तो इसमें क्या रहेगा, तो ये चपटे शिखर वाले समुद्री टीले होते हैं और इन चपटे शिखर वाले जो जलमग्न पर्वतों के बनने की जो अवस्थाएं भी होती हैं ना, वो अवतलन के साक्ष्यों द्वारा प्रदर्शित होती हैं। अकेले अगर पैसिफिक ओशियन में बात करें तो 10,000 से अधिक समुद्री टीले और आपके नीमगन द्वीप उपस्थित हैं, ठीक है। पैसिफिक ओशियन में 10,000 से अधिक समुद्री टीले हैं और नीमगन आइलैंड उपस्थित हैं। नेक्स्ट आते हैं परवाल द्वीप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे इंग्लिश में कहते हैं कोरल रीफ। ये गाइस आपके पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय महासागरों में। परवाल भीतियों से युक्त ये निम्न आकार के द्वीप हैं और गहरे अवनमन को चारों ओर से बिल्कुल घेरे हुए रहते हैं। समुद्र के अनुप यानी एक इस प्रकार का समुद्री पानी जब किसी गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है और चारों ओर से समुद्र से बिल्कुल अलग हो जाता है, तो इस प्रकार की एक लेक बन जाती है जिसे अनुप झील कहते हैं। ओके गाइस, तो ये इसे लवणीय झील भी कहते हैं। तो कभी कभी ये साफ, खारे या बहुत अधिक पानी को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। तो इस तरीके के ये पानी वाले एरिया के चारों ओर जीवों की एक संख्या इकट्ठी हो जाती है जिसे परवाल द्वीप कहते हैं। बात नेक्स्ट आता है महासागरीय जल का तापमान। तो गाइस जैसे आपकी धरातल पर अगर हम बात करें तापमान अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग होता है, उसी तरीके से महासागरीय जल में भी तापमान की बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो ऊर्ध्वाधर भिन्नताएं और स्थानिक यानी अलग अलग स्थान पर अलग अलग टेम्परेचर होगा, ठीक है। और महासागरीय जो जल होता है ना, वो भूमि की तरह सौर ऊर्जा के द्वारा ही गर्म होता है, सूर्य के तापमान से ही महासागरों का पानी गर्म होता है। बट स्थल की तुलना में जल के तापन और शीतलन की प्रक्रिया धीमी होती है, यानी हमारा जो लैंड एरिया है वो जल्दी से गर्म हो जाता है और जल्दी से ठंडा हो जाता है। बट गाइस हमारा जो महासागरीय जल है या जो पानी है वो देर से गर्म होगा और देर से ही ठंडा होगा। तो इसको कुछ फैक्टर्स भी आते हैं जो प्रभावित करते हैं इस तापमान के वितरण को, डिस्ट्रीब्यूशन को। सबसे पहला आता है अक्षांश। यू नो डैट, सबको पता है भाई, ध्रुवों के निकट आपके वहाँ पर सौर विकिरण की मात्रा कम है तो वहाँ का जो तापमान है वो आपका कैसा है, कम है।
विषुवत अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बात करें तो टेम्परेचर आपका लगातार घटता चला जाता है। सीधा ये तो सूर्य के तापमान के ऊपर बात है। नेक्स्ट आता है स्थल और जल का असमान वितरण। उत्तरी गोलार्ध की बात करें और दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में आपका पानी वाला एरिया अधिक है और उत्तरी गोलार्ध में लैंड वाला एरिया अधिक है। और इसी वजह से उत्तरी गोलार्ध के जो महासागर हैं वो दक्षिणी गोलार्ध के महासागर की अपेक्षा स्थल के बहुत बड़े भाग से जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में तापमान प्राप्त करते हैं, ऊष्मा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आता है पवने। पवने भी प्रभावित करती हैं। पवने टेम्परेचर को कैसे प्रभावित करती हैं? पवने क्या करती हैं, जो पवने महासागर की ओर बहेंगी उसके ऊपर वाले पानी को, यानी अपर लेयर पर जो पानी बह रहा है जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, उस पानी को तट से दूर धकेल देती है और नीचे का ठंडा पानी फिर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ गया, ऊपर का गर्म पानी कहीं और चला गया। तो इस वजह से पवने भी अभी तटीय पवने भी गर्म जल को तट पर जमा कर देती है, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। कब? जब तापमान में देशांतरीय अंतर आ जाता है, तब की सिचुएशन है ये। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से काम करती हैं पवने। नेक्स्ट आता है महासागरीय धाराएं। गाइस, महासागरीय जो करंट है, धारा है, आप सबको पता है, आपने धारा पढ़ी भी होगी। तो जो धारा जिस एरिया से चलती है, जैसे भूमध्य रेखा से कोई धारा चलना शुरू होगी तो वो कैसी धारा होगी? गर्म वेव होगी, गर्म ओशन करंट होगी। और जो धारा आपकी ध्रुवों की ओर से आएगी वो ठंडी होगी। तो इस प्रकार से फॉर एग्जांपल आपकी गल्फ स्ट्रीम की धारा, ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से ये भूमध्य रेखा की ओर से चलती है और यूरोप के पश्चिमी तट के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। पूरे यूरोप में गल्फ स्ट्रीम धारा की वजह से ही पूरे यूरोप में आपका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल बना रहता है। अगर ये धारा वहाँ नहीं बहती तो यूरोप का टेम्परेचर कुछ और ही होता, माइनस में होता। जबकि लैब्राडोर धारा ये गाइस आपके उत्तर अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट तट के नज़दीक के जो टेम्परेचर है उसको काफ़ी हद तक कम कर देती है। ठीक है, तो ये सभी कारक महासागरीय धाराओं के टेम्परेचर को स्थानिक रूप से प्रभावित करते हैं। यानी पवने पढ़ी हमने, धाराएं पढ़ी, उसके अलावा अक्षांश पढ़े और हमने जो आपके और भी चीज़ें पढ़ी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं समुद्रों के टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं। निम्न अक्षांशों की बात करें यानी भूमध्य रेखा के आसपास, तो समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा अधिक होता है। जबकि ऊंचे अक्षांशों की बात करोगे तो वहाँ समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट आता है गाइस तापमान का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण। तो जैसे जैसे आपकी समुद्रों के अंदर गहराई बढ़ेगी, ठीक है, तो जो गहराई बढ़ेगी तो एक तो होता है महासागर के ऊपर वाले पानी का टेम्परेचर और एक होता है उसकी जो गहराई है उनके बीच टेम्परेचर। तो उन दोनों के सीमा क्षेत्र को आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो ये रेखा है ताप प्रवणता वाली और ये बढ़ती हुई गहराई है नीचे की ओर गाइस, ये बढ़ती हुई गहराई है। और जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो इस तरीके से आपका जो टेम्परेचर है, देखो ऊपरी सतह पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, 25, 23, 24 डिग्री सेल्सियस इतना है। बट जैसे जैसे 500 मीटर पर आए 20 डिग्री हो गया, 1000 मीटर पर आए तो 4 डिग्री हो गया, 1500 पे आपका 4 डिग्री, तो घटता चला गया टेम्परेचर। ठीक है, जैसे गहराई पर जाओगे समुद्र के अंदर तो टेम्परेचर में गिरावट देखी गई। अब ध्यान से देखो, जो ये ताप प्रवणता है इसे थर्मोक्लाइन कहते हैं। ये एग्जाम में आ चुका है, ये पीजीटी लेवल में भी ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन कहा जाता है इसे। यानी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया था कि समुद्र के अंदर समुद्र की गहराई में टेम्परेचर को जिस रेखा के द्वारा दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में था थर्मोक्लाइन। तो राइट आंसर रहेगा थर्मोक्लाइन। सतह से लगभग 100 से 400 मीटर नीचे आरंभ होती हैं और कई सौ मीटर तक जाती हैं। ये सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट देखी जाती है उसे थर्मोक्लाइन कहा जाता है। एकदम से टेम्परेचर कहाँ आपका 23-24 डिग्री सेल्सियस था और एकदम से 10 डिग्री आ गया, तो थर्मोक्लाइन कहते हैं। जल के कुल आयतन का लगभग 90% जो भाग है वो आपके गहरे महासागरों में थर्मोक्लाइन के नीचे पाया जाता है और इसमें अगर टेम्परेचर की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं आपके अगर हम मध्य अक्षांशों की बात करें, निम्न अक्षांशों की बात करें यानी भूमध्य रेखा के आसपास, तो महासागरों के तापमान की संरचना को सतह से तली की ओर 3 परतों द्वारा प्रणाली के रूप में समझाया जा सकता है। पहली परत होती है गाइस गर्म महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत, जो लगभग 500 मीटर मोटी होती है
और इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है ऊपर वाली परत। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो ये परत पूरे वर्ष रहती है, जबकि मध्य अक्षांशों में केवल गर्मी में रहेगी, क्योंकि मध्य अक्षांशों में देखो उष्णकटिबंधीय एरिया भूमध्य रेखा के आसपास तो आपकी सारा साल गर्मी रहती है, बट गाइस मध्य अक्षांशों में तो 6 महीने गर्मी, 6 महीने ठंड रहती है। तो मध्य अक्षांशों में गर्मियों में केवल आपको ये टेम्परेचर वहाँ मिलता है, बाकी सर्दियों में फिर से टेम्परेचर कम हो जाता है। दूसरी परत जिसे ताप प्रवणता यानी थर्मोक्लाइन परत कहते हैं, पहली परत के नीचे होती है थर्मोक्लाइन वाली परत, और जैसे जैसे महासागर की डेप्थ बढ़ती है तापमान में गिरावट आती है, और थर्मोक्लाइन की जो मोटाई है वो 500 से 1000 मीटर तक ही होती चली जाती है। तीसरी परत आती है गाइस, बहुत अधिक ठंडी होती हैं, गंभीर महासागरीय तली तक फैली हुई होती हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों में अगर हम बात करें तो सतही जल का जो टेम्परेचर रहेगा वो 0 डिग्री के निकट होता है, और गहराई के साथ टेम्परेचर में बहुत कम परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ ठंडे पानी की केवल एक ही परत पाई जाती है, और सतह से गंभीर सागरीय तली तक ये विस्तृत होती है। आपको सिर्फ इतनी बात समझनी है, थर्मोक्लाइन की जो परत होती है उसके नीचे जो तीसरी परत होगी वो अपने आप ही ठंडी होगी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस के लगभग होगा, और जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी उसके बाद तापमान में बहुत कम परिवर्तन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से और नीचे कितना जाएगा, ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना। अगर गाइस हम औसत टेम्परेचर की बात करें, एवरेज टेम्परेचर की बात करें, तो वो होगा हमारा 27 डिग्री सेल्सियस। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से ये कम होता चला जाता है, और बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान की जो घटने की दर होती है वो प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री सेल्सियस होती है। औसत तापमान 20 डिग्री अक्षांश पर लगभग 20 डिग्री अक्षांश पर आपका जो टेम्परेचर रहेगा वो 22 डिग्री सेल्सियस होगा। 40 डिग्री अक्षांश पर टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस, ध्रुवों के निकट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस चीज़ से आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हो टेम्परेचर समुद्र की गहराई में भी कम होता जा रहा है। उत्तरी गोलार्ध की जो आपकी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उनके जो ओशियंस है उनका टेम्परेचर दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में गाइस आपके लैंड एरिया अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में वाटर पार्ट अधिक है। उच्चतम तापमान, अगर हम उच्चतम तापमान की बात करें तो वो कभी भी भूमध्य रेखा के आसपास नहीं होगा, बल्कि इससे कुछ थोड़ी उत्तर की ओर दर्ज किया जाता है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमांतर 19 डिग्री सेल्सियस तथा 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। उत्तरी गोलार्ध का 19 डिग्री सेल्सियस औसत वार्षिक टेम्परेचर और दक्षिणी गोलार्ध का 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और ये भिन्नता क्यों होती है? लैंड एरिया और वाटर पार्ट, इन दोनों एरिया के असमान वितरण की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो महासागरों का सबसे अधिकतम टेम्परेचर हमें केवल महासागरों की सतह पर ही देखने को मिलता है, जहाँ पर सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष पड़ती हैं। और अगर महासागरों की तली की बात करें तो गाइस वहाँ आपकी संवहन की प्रक्रिया से पारिशित होते हैं। जैसे जैसे गहराई पर जाओगे टेम्परेचर में कमी महसूस होगी। तापमान के घटने की दर सभी जगह एक समान नहीं होती। 200 मीटर की गहराई तक तापमान बहुत तीव्र गति से गिरता है, और उसके बाद की बात करें तो तापमान की जो घटने की दर होते हैं वो कम होती चली जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से गहराई में जाते जाते टेम्परेचर आपका कम होता चला जाता है। यहाँ पर महासागरों की सतह की जो टेम्परेचर है उनका स्थानिक वितरण दिखाया गया है। तो आप देख सकते हो, जैसे भाई कैसे देखोगे तो यहाँ पर आपकी 0 डिग्री है भूमध्य रेखा। ठीक है, 0 डिग्री आप देख सकते हो। 0 डिग्री के से ज़्यादा जो टेम्परेचर है बिल्कुल 0 डिग्री के आसपास वाले एरिया में नहीं है, बल्कि इससे थोड़ा सा हटकर एरिया में है। देखो थोड़ी थोड़ी दूरी पर है इस तरीके से। ठीक है, तो थोड़ी सी दूरी पर है, और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जा रहे हैं ये टेम्परेचर आपका कम होता आ रहा है। यहाँ पर 0 डिग्री 5 डिग्री इस तरीके से तो टेम्परेचर कम होता आ रहा है ध्रुवों की ओर जाने पर। नेक्स्ट आता है गाइस, तो टेम्परेचर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी सा है। तो एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से कौन से फैक्टर है जो टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं। सेकेंडली क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है समुद्र की तो टेम्परेचर बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, कुछ इस तरीके से। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बारे में कि जल और स्थल का जो असमान वितरण है वो क्यों पाया जाता है, इसका रीजन पूछा जा सकता है। ओके, आगे चलते हैं। सैलिनिटी यानी लवणता। तो चाहे वर्षा का पानी हो, महासागरों का पानी हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी पानी हो, उसमें
खनिज लवण जो होते हैं गाइस, जो खनिज लवण होते हैं वो घुले हुए रहते हैं, ठीक है। जो खनिज लवण होते हैं पानी के अंदर घुले हुए रहते हैं और इनका उपयोग समुद्र में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। और इसको कैसे मापा जाता है, तो 1000 ग्राम में, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, ठीक है। समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा ग्राम में मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसे ग्राम प्रति 1000 भाग या पीपीटी, ठीक है, इसे 1000 बोलेंगे, प्रतिशत नहीं बोलेंगे, पीपीटी के रूप में भी इसे व्यक्त किया जाता है। लवणता समुद्री जल का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है गाइस। 24.7 ग्राम प्रति 1000 लवणता को खारे जल को सीमांकित करने के लिए सबसे ऊंची सीमा रेखा मानी गई है। तो इसे आपको याद रखना है, कौन सी सीमा रेखा सबसे ऊंची मानी गई है, तो 24.7 ग्राम प्रति 1000 वाली रेखा जो लवणता खारे जल को सीमांकित करने की सबसे ऊंची सीमा मानी गई है। तो गाइस इसके बाद कुछ फैक्टर्स आते हैं जो प्रभावित करते हैं लवणता को। तो सबसे पहले तो वाष्पीकरण कितना होता है। किसी एरिया का अगर अधिक वाष्पीकरण है समुद्र में तो वहाँ पर आपकी लवणता अधिक होगी, क्योंकि पानी तो उड़ जाएगा और वो लवण वहीं पर रह जाएंगे। और वर्षा भी निर्भर करती है, क्योंकि वर्षा का जो पानी होता है उसमें लवणता की मात्रा कम होती है, तो जिस एरिया में वर्षा होगी वहाँ पर भी लवणता कम पाई जाएगी। तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की जो लवणता है नदियों द्वारा लाए गए आपकी जो रिवर्स हैं अपने साथ काफ़ी मात्रा में ताज़ा पानी लाती हैं, और क्योंकि ये भाई पहाड़ों से आती हैं तो इनके साथ नदियों के पानी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। और ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें तो उसमें बर्फ़ के जमने और पिघलने की क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं, ठीक है। तो नदी अपने साथ ताज़ा पानी लाती है, तो जहाँ पर नदी समुद्र के साथ मिलेगी तो वहाँ पर भी आपकी नमक की मात्रा थोड़ी कम होगी, ठीक है। जिस नदी में ताज़े पानी की मात्रा अधिक होगी उसकी बात। बट अगर नदी में सेडिमेंट की मात्रा अधिक है ना गाइस, तो फिर सेडिमेंट की मात्रा अधिक है तो उसकी वजह से क्या होगा, नमक की मात्रा उस एरिया में समुद्र में अधिक हो जाएगी, क्योंकि सेडिमेंट में आपके खनिज मिले हुए होते हैं। पवन भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर ट्रांसफ़र करके लवणता को प्रभावित करती है। और महासागरीय धाराएं भी मान लो भूमध्य रेखा से चल रही है तो यहाँ का खारा पानी किसी और एरिया के पास ले जाएगी, ठंडे इलाकों से इधर आ रही है तो वहाँ का पानी इधर ले आती है, तो पानी का ट्रांसफ़र होता रहता है और इस वजह से लवणता भी प्रभावित होती है। तो जल की लवणता, तापमान, ये सभी आपस और घनत्व, ये सारे के सारे आपस में रिलेक्ट होते हैं, संबंधित होते हैं। इसीलिए तापमान और घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी क्षेत्र की लवणता को भी प्रभावित करता है। तो सबसे अधिक लवणता की बात करें ना गाइस, तो वो होगी आपकी एक तो मृत सागर में, जहाँ पर सबसे अधिक लवणता है। ये माना जाता है जो ये मृत सागर है, ठीक है, इसमें अगर कोई व्यक्ति डूब जाए तो आपका डूबेगा नहीं, तो बीच में लटका हुआ रह जाएगा। दूसरी टर्की की वोन झील 330 ग्राम प्रति 1000 और ग्रेट साल्ट झील 220 ग्राम प्रति 1000। तो ये तीनों सबसे अधिक लवणता वाले एरिया है वर्ल्ड के अंदर। तीनों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है लवणता का क्षैतिज वितरण। तो गाइस अगर खुले महासागर की बात करें तो लवणता 33 ग्राम प्रति 1000 से 37 ग्राम प्रति 1000 के बीच होती है, 33 से 37। अगर एवरेज की बात करेंगे ना तो एवरेज आपकी 35 ग्राम प्रति 1000 होती है लवणता, ठीक है। अगर कोई ऐसा सागर है जो चारों ओर से लैंड एरिया द्वारा घिरा हुआ है तो वहाँ पर जो लवणता होगी 41 ग्राम प्रति 1000, फॉर एग्जाम्पल आपका लाल सागर। जबकि आर्कटिक और ज्वारनदमुख यानी जहाँ पर रिवर सीधे समुद्र में गिर जाती है वहाँ पर लवणता 0 से 35 ग्राम प्रति 1000 के बीच पाई जाती है, ठीक है। ज्वारनदमुख ऐसे इलाके में ना आपके ताज़े पानी की मात्रा अधिक होती है, इस वजह से लवणता कम पाई जाती है। गर्म और शुष्क इलाकों में जहाँ वाष्पीकरण अधिक होता है तो वहाँ पर आपकी लवणता गाइस बहुत अधिक होती है, क्योंकि वाष्पीकरण से पानी तो उड़ जाता है बट लवण रह जाते हैं उस पानी में, जो कि अधिक मात्रा हो जाती है, तो 70 ग्राम प्रति 1000 तक पहुँच जाती है। जैसे प्रशांत महासागर की लवणता की बात करें तो इसमें इसके आकार और इसका अधिक क्षेत्रीय विस्तार के कारण लवणता भी इसमें अलग अलग देखने को मिलती हैं। उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी भागों में, जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उसका जो वेस्ट वाला पार्ट है गाइस, वहाँ पर जो लवणता होगी 35 ग्राम प्रति 1000 से कम होकर 31 ग्राम प्रति 1000 तक हो जाती है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र का पिघला हुआ जल वहाँ पहुँचता है। इस प्रकार 15 से 20 डिग्री के दक्षिण के बाद ये 33 ग्राम प्रति 1000 तक घट जाती है। इस प्रकार ये सारी चीज़ें ही होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती है लवणता को। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता की बात करें तो 36 ग्राम प्रति 1000 की लगभग है। उच्चतम लवणता पाई जाती है 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच। वैसे है ना, सभी महासागरों की उच्चतम लवणता आपको 15 से 20-25 डिग्री के बीच ही पाई जाएगी।
और या तो ऑप्शन में कर्क और मकर रेखा मिलेगा या फिर 15 से 20 या 25 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। अधिकतम लवणता 20 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री वेस्ट के बीच पाई जाती हैं और यह उत्तर की ओर क्रमिक रूप से घटती जाती है। जैसे जैसे आप उत्तरी ध्रुव की ओर जाओगे जो सैलिनिटी है वो और ज़्यादा घटती चली जाएगी। ऊंचे अक्षांशों में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल के कारण अधिक लवणता देखने को मिलती है। बाल्टिक सागर की जो लवणता है वो कम होती है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में नदियों का पानी आता है और नदियाँ अपने साथ ताज़ा पानी लाती हैं, इसलिए बाल्टिक सागर की लवणता बहुत कम है। नियर अबाउट 13-14% होगी, बस इतनी है, 13-14 ग्राम प्रति हज़ार। ठीक है। भूमध्य सागर की लवणता की बात करें तो उच्च वाष्पीकरण ज़्यादा होता है तो अधिक है यहाँ की लवणता। काले सागर की लवणता की बात करें तो यहाँ नदियों के द्वारा अधिक मात्रा में ताज़ा पानी आता है, इसलिए काले सागर की लवणता बहुत कम है। हिंद महासागर की औसत लवणता देखिए तो गाइस 35 ग्राम प्रति हज़ार है। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के जल से मिलने से, गंगा नदी है बंगाल की खाड़ी से गिरती है हिंद महासागर में, तो जो वहाँ की अगर लवणता की बात करें तो उसकी प्रवृत्ति कम पाई जाती है क्योंकि ताज़ा पानी आ जाता है। इसके विपरीत अरब सागर की जो लवणता है वो उच्च वाष्पीकरण, क्योंकि वहाँ पर वाष्पीकरण भी अधिक होता है और ताज़ा पानी कम मिलता है, तो वहाँ की लवणता आपकी अधिक है अरब सागर की। ठीक है। तो यहाँ पर आप मैप पर भी देख सकते हो, यहाँ विश्व के महासागरों की लवणता को दर्शाया गया है। कैसे देखोगे आप तो गाइस इस तरीके से आप देख सकते हो। जैसे ये अरब सागर है तो यहाँ पर 36 लिखा हुआ है तो 36 ग्राम प्रति हज़ार है। ये आपके बंगाल की खाड़ी है तो 34 के लगभग है। ठीक है। और ये आपका लाल सागर है तो यहाँ पर 35 के लगभग है। ये आपका भूमध्य सागर है तो 36 और 37 के लगभग है। इस तरीके से आप देख सकते हो। ये प्रशांत महासागर है 35, यहाँ पर भी देख सकते हो 35 ज़्यादा लिखा हुआ है। ये आपका अंध महासागर है तो यहाँ पर आप देख सकते हो 36 भी है, 37 भी है, 35 भी है। तो अलग अलग एरियाज़ में आपकी जो लवणता है, सैलिनिटी है, वो अलग अलग देखी जाती है। नेक्स्ट आता है लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण। तो जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी तो लवणता में भी आपकी अब परिवर्तन आएगा, लेकिन इसमें परिवर्तन समुद्र की स्थिति पर निर्भर करता है। कैसे? जैसे भाई जो सतह की लवणता होती है वो बर्फ़ और वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण बढ़ जाती है, यानी वाष्प बनकर पानी उड़ गया तो जो सतह की लवणता होगी वो अधिक क्या हो जाएगी, सतह की लवणता अधिक खारी हो जाती है। ठीक है। और ताज़े जल के मिल जाने से घट जाती है। जैसे ही उसमें ताज़ा पानी मिला, ठीक है, कोई नदी आई, बर्फ़ का पानी लेके आई अपने साथ, वो उसमें मिला दिया तो लवणता क्या होगी, घट जाएगी इस तरीके से। तो ये सभी नदियों के द्वारा भी होता है। तो गहराई में जो लवणता होती है लगभग नियत होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ किसी प्रकार से पानी का ना तो हार्श होता है, ना ही नमक की मात्रा में वृद्धि भी नहीं होती गहराई में। ठीक है। ये सारी चीज़ें ऊपर ऊपर होती है, नदी का पानी आएगा ऊपर मिलेगा, पर गहराई में तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो महासागर के सतही क्षेत्रों और गहरे क्षेत्रों के बीच लवणता में काफ़ी अंतर स्पष्ट होता है। कम लवणता वाला जल उच्च लवणता और घनत्व वाले जल के ऊपर स्थित होता है। ठीक है। हमेशा कम लवणता वाला पानी उच्च लवणता और उच्च घनत्व वाले पानी के ऊपर होगा। लवणता गहराई के साथ आपकी बढ़ती है। देखो टेम्परेचर हमने पढ़ा कि गहराई के साथ घटता है समुद्रों के अंदर, बट लवणता गहराई के साथ बढ़ती है। और गहराई के साथ जब लवणता बढ़ती है तो उसे एक स्पष्ट एरिया के द्वारा दिखाया जाता है जिसे कहते हैं हैलोक्लाइन। हमने पढ़ा टेम्परेचर वाले को थर्मोक्लाइन और यहाँ पर होगा ये हैलोक्लाइन। आप दोनों को याद रखोगे। और जैसे जैसे समुद्र की गहराई बढ़ेगी तो ये लवणता भी बढ़ती चली जाएगी। तो लवणता समुद्री जल के घनत्व को भी प्रभावित करती है। घनत्व यानी डेंसिटी तो महासागरीय जल की सतरीकरण को भी प्रभावित करती है। और एक अन्य फैक्टर है जो स्थिर रहे तो समुद्र जल की जो बढ़ती लवणता है उसके घनत्व को भी बढ़ा डालती है। तो उच्च लवणता वाला समुद्री जल कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। यानी भाई ये कहते हैं ना, ये कम लवणता वाला पानी नीचे बैठेगा, उच्च लवणता वाला पानी नीचे बैठेगा क्योंकि उसमें नमक की मात्रा होगी और नमक आपका नीचे जम जाता है और ऊपर रहेगा कम लवणता वाला पानी। और इससे आपकी लेयर्स बन जाती हैं लवणता की गहराई में, गहराई के साथ साथ। ठीक है। तो जितनी गहराई पर जाओगे लवणता की मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।
आशा करती हूँ आपको टेम्परेचर और लवणता दोनों कम्प्लीटली याद हो गए हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ एनसीईआरटी की तरफ से क्वेश्चंस भी हैं। उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। वाष्पीकरण, वर्षण, जलयोजन, संघनन। गाइस, अगर आपने दोनों वीडियोस देखी हैं तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर अपने आप दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई निम्नलिखित के बीच होती है। 2 से 20 मीटर, 20 से 200 मीटर, 200 से 2000 मीटर, 2000 से 20,000 मीटर। ये भी आप मुझे बताओगे, मैंने करवा रखा है। निम्न में से कौन सी लघु उच्चावच आकृति महासागरों में नहीं पाई जाती? समुद्री टीला, प्रवाल द्वीप, निमग्न द्वीप या महासागरीय गंभीर। नेक्स्ट आता है, लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा से व्यक्त किया जाता है, कितने ग्राम की से? और नेक्स्ट, निम्न में से सबसे छोटा महासागर बताना है। तो ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर दोगे। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? आशा करती हूँ आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। क्लास 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर का नाम रहेगा महासागरीय जल संचलन। ठीक है, यानी महासागर का जो पानी है उसमें जो मूवमेंट होती है उन सब चीज़ों को हम आज की क्लास में कवर अप करेंगे। तो किस किस तरीके से आपकी चीज़ें होती है, तो सिंपल वे में बात करें तो गाइस आप महासागरीय धाराओं को पढ़ोगे और इसके साथ साथ ज्वार भाटा भी। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें आती हैं इसमें। तो सबसे पहले अगर इसमें हम देखें, आप सबको पता है महासागर का जो पानी है उसमें मूवमेंट चलता रहता है, वो बिल्कुल एक जगह रुक कर नहीं रहता और उसकी कुछ अपनी विशेषताएं भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो महासागरों का जो टेम्परेचर है, खारापन है, घनत्व, सब कुछ अलग अलग है। और उसके अलावा कुछ बाह्य बल भी काम करते हैं महासागरों के पानी के ऊपर, सूर्य, चंद्रमा और वायु। ये भी महासागरीय की जल की जो महासागरीय जल है उसको गति प्रदान करते हैं। तो महासागरीय जल में आपके क्षैतिज रूप से भी और ऊर्ध्वाधर रूप से, दोनों ही रूप से मूवमेंट होती है। आपने सुनामी देखी है ना, तो सुनामी वर्टिकल हो गया, क्षैतिज यानी आपकी लहरें जो चलती हैं। तो जो महासागरीय धाराएं और लहरें होती हैं वो क्षैतिज गति से संबंधित है यानी हॉरिजॉन्टल से, और ज्वार भाटा, टाइड जिसे कहते हैं, वो आपके वर्टिकल मूवमेंट से संबंधित है महासागरों की। महासागरीय जो धाराएं हैं उनमें एक लंबे टाइम तक एक ही तरफ पानी का बहाव चलता रहता है, और जो तरंगे होती है गाइस वो जल की क्षैतिज गति को दिखाती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी का मूवमेंट होता रहेगा और तरंगों में आपका जल गति नहीं करता, लेकिन तरंगों के आगे बढ़ने का क्रम जारी रहता है। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर गति में बात करें तो महासागरों और समुद्रों में जल के ऊपर उठने और नीचे से संबंधित है। एक बार पानी ऊपर उठेगा, ज्वार जिसे हम कहते हैं, फिर नीचे गिरेगा, भाटा कहते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण महासागरीय जल एक दिन में 2 बार ऊपर उठते हैं और 2 बार नीचे गिरते हैं, जिसे आप ज्वार भाटा कहते हो। ठीक है, इनके बीच में लगभग 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है एक ज्वार के बाद दूसरे ज्वार आने में। ठीक है, तो एक दिन में नॉर्मली 2 बार कहा जाता है। तो ये आपका इस तरीके से ज्वार भाटा चलता है। सबसे पहले आती है तरंग, वेव। क्या होती है तरंगे? ये केवल आपकी एक ऊर्जा है, पानी नहीं होती, ऊर्जा है, जल नहीं बोलेंगे इसको, जो महासागरीय सतह है उसके आर पार गति करते हैं। तरंगों में जो जल होता है गाइस वो छोटे छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है जिससे आपकी तरंगे उत्पन्न होती हैं, और वायु के कारण ही तरंगे महासागर में मूवमेंट करती हैं। ठीक है, हवाएं जब महासागरीय पानी के ऊपर से गुजरती है तभी आपके महासागरों में मूवमेंट होती है, और जो ऊर्जा होती है वो तट की ओर छोड़ दी जाती है, निर्मुक्त कर दी जाती है। सिंपल सी बात है। अब अगर हम बात करें महासागरों के पानी की, तो यहाँ पर जो तरंगे हैं एक बार क्या होती है गाइस, एक बार आपके तट के पास आएगी तरंगे। ठीक है, महासागरों की तरंगे एक बार तट के पास आती है, फिर बैक भी चली जाती है। आपने सबने देखा होगा, लाइव नहीं देखा तो टीवी पर तो सबने देखा ही होगा महासागरीय लहरों को। तो जब जल की गहराई तरंग धैर्य बोलते हैं तरंग की लंबाई को। ठीक है, वेव लेंथ को बोलते हैं तरंग धैर्य के आधे से कम होगी ना तो आपकी तरंगे टूट जाती हैं, और बड़ी तरंगे खुले महासागरों में पाई जाती हैं, यानी बड़ी बड़ी पूरी लंबी चौड़ी तरंगे जैसे ही आगे की ओर बढ़ती है वो बड़ी होती हैं और वायु से ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, यानी अपने अंदर ग्रहण कर लेती हैं। अधिकांश तरंगे जल की विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती हैं। जब 2 नोट और या उससे कम वाली समीर शांत पानी पर बहेगी तो छोटे छोटे रैपिड्स भी बनते हैं। ये सिंपल है, ये इनमें ज़्यादा मत घुसो। ये वही चीज़ दिखा रही है कि तरंगे क्या आती है, क्या इनसे क्वेश्चंस नहीं बनते।
सबसे पहली बात, एक तरंग का आकार और उसकी आकृति उसकी किसको दर्शाता है, उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है कि वो कहाँ से पैदा हुई है, कैसे चली है। जो बिल्कुल युवा तरंगे होंगे, नई नई तरंगे होंगी, वो ढाल वाली होती हैं और संभवतः स्थानीय वायु के कारण ही बनी होती हैं। कम और नियमित गति वाली जो तरंगों की उत्पत्ति होती है वो दूरस्थ स्थानों पर होती है, यानी दूर वाले इलाकों में होती हैं, दूसरे गोलार्धों में होती हैं। ठीक है, तो अगर तरंग के बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट का पता लगाना है तो वायु की तीव्रता के द्वारा उसका पता हम लगा सकते हैं। ये कितने समय तक प्रभावी रहेगी, ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो। दाहिनी और ये छोड़ो, इससे आपको समझ में नहीं आएगा, आगे आता है ना, उसमें समझाऊंगी मैं आपको। तो तरंगे गति करती हैं, गुरुत्वाकर्षण बल तरंगों के जो शिखर होते हैं उनको अपनी तरफ खींचता है, ग्रेविटी। और जैसे ही पानी गिरेगा तो पहले गर्त को ऊपर की ओर, यानी गड्ढा है, गड्ढे में पानी एकदम गिरेगा तो वो ऊपर की ओर आएगा पानी, और फिर तरंग नई स्थिति में गति पैदा करती हैं। तो इस तरीके से तरंग जो है वो चलती रहती हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे उनका चीज़ें चलती रहती हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अब आया है, तरंग शिखर और गर्त क्या होता है, ये एग्जाम में आते हैं गाइस आपके। तो सबसे पहले तरंग शिखर की बात करें ना हम, तो एक तरंग के उच्चतम और निम्नतम, यानी उसका जो डीप पॉइंट होगा उसे तो गर्त कहेंगे, और उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसे तरंग शिखर कहेंगे। वेव क्रिस्ट और थ्रो, ठीक है, समझ में आ गया। तरंग शिखर और गर्त, तरंग की ऊंचाई किसे कहते हैं, वेव हाइट। एक तरंग के गर्त के आद्य स्थल से शिखर तक के ऊपरी भाग की ऊर्ध्वाधर दूरी को तरंग की ऊंचाई कहते हैं। आप कैसे समझोगे, अब देखो आप समझोगे। जैसे एक तरंग ये है, एक तरंग ये है, तो यहाँ से लेकर, ठीक है, ये तरंग का क्या है, ये क्या है, आद्य स्थल, यहाँ से लेकर और ये तरंग का जो शिखर है, यानी ये वाला जो पार्ट है, तो ये होगी तरंग की हाइट। क्या कहेंगे इसे, तरंग की हाइट, ऊर्ध्वाधर दूरी को। नेक्स्ट आता है तरंग आयाम। ये क्या होता है, जो तरंग की ऊंचाई का आधा पार्ट होता है उसे कहते हैं तरंग आयाम, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेव पीरियड, तरंग काल यानी तरंग समय। एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली दो लगातार तरंग का जो शिखर है और जो गर्त है उनके बीच जो समय का अंतर होता है उसे कहते हैं तरंग काल, ठीक है। आपकी दो तरंगें चल रही है, एक ये चल रही है, एक ये चल रही है। अब इन दोनों तरंगों के बीच जो इनके शिखर और आद्य स्थल के बीच जो तरंग, इनके बीच का जो समय अंतराल है दोनों का जो ये समय अंतराल है इसे ही कहेंगे तरंग पीरियड। समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है तरंग दैर्घ्य यानी वेव लेंथ। दो लगातार शिखरों और गर्तों के बीच की जो क्षैतिज दूरी होती है, इनके बीच की जो ये क्षैतिज दूरी होती है इसे कहते हैं तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट आता है तरंग गति यानी वेव स्पीड। जल के माध्यम से तरंग की गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं। और गाइस ये एग्जाम में पूछा जाता है तरंग की गति को किस में मापा जाता है, तो गाइस नोट में मापा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इंडिया है, जो आपका इंडिया है, इंडिया आप सभी जानते हो यहाँ से समुद्री एरिया लगता है इंडिया में, तो भारत का जो समुद्री तट है वो 12 नॉटिकल आगे है, 12 नॉटिकल, समुद्री मील भी कह देते हैं, नॉटिकल आगे तक माना जाता है। नेक्स्ट आता है तरंग की आवृत्ति। एक ही सेकंड के समय अंतराल में दिए गए पॉइंट से गुजरने वाली जो तरंगों की संख्या, कि भाई कितनी तरंगे, कितनी जो वेव है उन्होंने क्रॉस किया, तो इस चीज़ को कहते हैं तरंग की आवृत्ति। क्लियर है। तो ये सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस थी जो एग्जाम में भी आती हैं। नेक्स्ट आता है गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्वार भाटा। ज्वार भाटा कैसे आता है, और आप यूँ सभी जानते हो सीटेट में भी ज्वार भाटा से क्वेश्चन आता है। चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार समुद्री तल का ऊपर उठने और गिरने को ज्वार भाटा, और नियतकालिक यानी रोज उठेगा, ठीक है, ऊपर उठने या नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। होता किस वजह से, चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण। वैसे चंद्रमा का ज़्यादा रोल होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी के अधिक निकट चंद्रमा है, सूर्य तो बहुत दूर है, तो सबसे ज़्यादा मेजर रोल होता है हमारे मून का। तो जलवायु संबंधी प्रभाव के कारण जल की गति को मोहर्मी यानी सर्ग कहते हैं, सर्ग बोलते हैं गाइस इसे, ठीक है। और मोहर्मी ज्वार भाटाओं की तरह ये नियमित नहीं होती। ज्वार भाटाओं का स्थानिक और कालिक रूप से अध्ययन बहुत ही कठिन है। इनकी आवृत्ति, इनका परिमाण और इनकी ऊंचाई में बहुत अधिक भिन्नता देखने को मिलती है। हर बार ज्वार भाटे आपके अलग अलग होते हैं, कभी ऊंचे, कभी कम ऊंचे, कभी छोटे, इस तरीके से। तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और कुछ हद तक सूर्य का भी यूज होता है, तो ये दोनों ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। और दूसरा कारक आता है गाइस आप केंद्रीय बल। ये आपके जो ग्रेविटी है इसको बैलेंस करके रखता है। ग्रेविटी और अपकेंद्रीय दोनों ही बल मिलकर पृथ्वी पर
दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो दो बल काम करते हैं, एक गुरुत्वाकर्षण बल, एक अपकेंद्रीय बल। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर, यानी अर्थ का जो पार्ट चंद्रमा के निकट है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा मून है, यानी अर्थ का ये वाला पार्ट चंद्रमा के निकट है ना। तो वो भाग जो चंद्रमा की तरफ होता है वहाँ एक ज्वार भाटा उत्पन्न होगा, यानी इस भाग पर समुद्री एरिया में एक ज्वार भाटा उत्पन्न होगा। और विपरीत भाग पर, इसका विपरीत ये वाला पार्ट हो गया, तो इस वाले पार्ट पर चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है। तो यहाँ अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। यहाँ पर अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार उत्पन्न होगा, यहाँ पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार एक ही टाइम पर दो ज्वार उत्पन्न होती हैं। तो ज्वार उत्पन्न करने वाले बल इन दो बलों के बीच के अंतर है, यानी चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण और अपकेंद्रीय बल। देखो इन्होंने दिया हुआ भी है, कितना सुंदर डायग्राम दिया हुआ है, आप समझोगे इससे, ठीक है। जैसे ये चंद्रमा है, इसके सामने वाले पार्ट पर यहाँ पर ज्वारीय उभारीय पानी है, पानी का ये खिंचाव है ऊपर की ओर, तो ये सीधा सीधा चंद्रमा और सूर्य दोनों की वजह से ही होता है, पर ज़्यादा वर्क यानी मेन रीज़न चंद्रमा है, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो आपने समझ लिया कि चंद्रमा के कारण सीधा सीधा होता है। उसी टाइम पर दूसरी तरफ, यानी चंद्रमा ने यहाँ पर तो ज्वार उत्पन्न हो गया और उसी वक्त दूसरी तरफ भी एक और ज्वारीय उभार उत्पन्न होता है और उसका मेजर कारण होता है अपकेंद्रीय बल, ठीक है, अपकेंद्रीय बल। तो ये सारी सिचुएशन चलती रहती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, तो पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट भागों में, पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट वाले भागों में अपकेंद्रीय बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। जो चंद्रमा के निकट है वहाँ पर तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा और यही चंद्रमा की ज्वारीय उभार का कारण है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के दूसरी तरफ कम होता है, तो वहाँ पर अपकेंद्रीय बल ज़्यादा प्रभावशाली होता है, ठीक है। तो चंद्रमा वाले पार्ट में गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी और अपोजिट वाले पार्ट में कौन सा बल होगा, अपकेंद्रीय बल, ठीक है। तो यह चंद्रमा से दूर दूसरा उभार पैदा करता है, यानी अब ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले जो बल है ऊर्ध्वाधर बलों से अधिक महत्वपूर्ण है, जो ज्वारीय उभार पैदा करते हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल आपका जो कर्नाटक है, कर्नाटक में आती है एक फंडी की खाड़ी, इसके ज्वार भाटा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा ये कनाडा में आता है, कनाडा के नवा स्कोशिया में है ये फंडी की खाड़ी, इसमें उठता है सबसे ऊंचा ज्वार। इसकी गाइस ऊंचाई होती है 15 से 16 मीटर। यहाँ पर दो उच्च ज्वार और दो निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं, यानी 24 घंटे में। एक ज्वार 6 घंटे के भीतर जरूर आता है। ज्वारीय उभार 1 घंटे में 2.4 मीटर ऊपर उठता है, यानी ज्वार प्रति मिनट 4 सेंटीमीटर ज़्यादा ऊपर की ओर उठता है। तो आपको फंडी की खाड़ी के बारे में याद रखना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा की फंडी की खाड़ी में ही उठता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है महाद्वीपीय मगन तट। ये आपका बहुत अधिक विस्तृत एरिया है, मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है, जब हमने चैप्टर पढ़ रहे थे। तो मगन तट क्या होते हैं, यहाँ पर भी जो ज्वारीय उभार है वो अधिक ऊंचाइयों वाले होते हैं। ये मध्य महासागरीय द्वीपों से टकराते हैं और इनकी ऊंचाइयों में फिर अंतर आ जाता है। बिल्कुल कोस्टल एरियाज़ के पास बात करें तो वहाँ पर आपकी ज्वार नद, यानी जहाँ पर नदियाँ अपनी सेडिमेंट मिलाती है या खाड़ियाँ मिलती हैं, तो इनकी आकृतियाँ भी ज्वार भाटे की तीव्रता को प्रभावित करती हैं, ठीक है। फीचर्स तो प्रभावित करते हैं ना, किस तरीके का फीचर्स है। तो जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों या ज्वार नद मुखों में से गुजरता है तो उसे ज्वारीय धारा कहते हैं, ठीक है। जब आपका कोई भी ज्वार भाटा आइलैंड के बीच से या कोई बे है उसके बीच से या ज्वार नद मुखों के बीच से निकलता है तो उसे ज्वारीय धारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है गाइस ज्वार भाटा के प्रकार। तो आपके ज्वार की आवृत्ति, दिशा और गति में स्थानीय और साम्यक भिन्नता पाई जाती है। ज्वार भाटाओं को उनकी बारंबारता यानी एक दिन में 24 घंटे या उसकी ऊंचाई के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आवर्ती पर आधारित ज्वार भाटा, सबसे पहले टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला आता है अर्ध दैनिक ज्वार, ये एग्जाम में आते हैं। दैनिक ज्वार क्या होता है, अर्ध दैनिक ज्वार क्या होता है, तो बिल्कुल सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया होगी। प्रत्येक दिन में 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार आएंगे। 2 लगातार उच्च और निम्न ज्वार लगभग ये समान ऊंचाई के होंगे, तो इन्हें कहेंगे अर्ध दैनिक ज्वार। देखो अर्ध दैनिक यानी दिन के आधे पार्ट में एक ज्वार जरूर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैनिक ज्वार। इसमें क्या होगा, इसमें प्रतिदिन केवल एक उच्च और एक निम्न ज्वार देखने को मिलेगा। उच्च और निम्न ज्वारों की जो ऊंचाई है वो समान होगी। दैनिक यानी दिन में एक बार, ठीक है।
तो दिन में एक उच्च और एक निम्न ज्वार। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड टाइड यानी मिश्रित ज्वार। इसमें क्या होगा, इसमें ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाइयों में भिन्नता होगी, अब तक बिल्कुल एक समान ऊंचाई के ज्वार आ रहे थे ना, अब ऊंचाइयों में जब भिन्नता होगी तो उसे कहेंगे मिश्रित ज्वार भाटा। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट और प्रशांत महासागर के बहुत सारे आइलैंड में इस प्रकार के मिश्रित ज्वार देखे जाते हैं, जिनमें ज्वार और भाटा की जो ऊंचाई होती है उनमें काफ़ी भिन्नताएं देखी जाती हैं। नेक्स्ट आता है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा। तो उच्च ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष यानी पृथ्वी के बिल्कुल सामने वाले सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती हैं, और वृहत ज्वार या निम्न ज्वार इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे वृहत ज्वार क्या होता है। वृहत ज्वार तो गाइस पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की जो स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। हम पहले ही पढ़ चुके इस चीज को। जब तीनों एक सीधी रेखा में होंगे तब ज्वारीय उभार अधिकतम होगा, यानी पृथ्वी, चंद्रमा और आपका सूर्य, ये तीनों एक सीधी रेखा में होंगी तो गाइस आपका जो ज्वार होगा वो अधिकतम होगा, और इसको वृहत ज्वार भाटा कहेंगे। क्या कहेंगे? वृहत ज्वार भाटा। ऐसा महीने में 2 बार होता है, एक तो पूर्णिमा के समय और एक दूसरा अमावस्या के समय। फिर सेकंड आता है निम्न ज्वार। वृहत ज्वार और निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है, और इस समय चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। निम्न ज्वार, ठीक है, ये एग्जाम में आते हैं, ये आपके निम्न ज्वार, वृहत ज्वार, ये सीटेट में भी पूछे जाते हैं और एस्टेट में भी आते हैं। बाकायदा आपको पिक्चर देके पूछा जाता है कौन सा ज्वार दिखा रहे हैं। तो इस समय चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के समकोण पर यानी 90 डिग्री के एंगल पर होंगे, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के, और सूर्य चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध काम करते हैं। चंद्रमा का आकर्षण सूर्य के दुगना या अधिक होते हुए भी यह बल सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के समक्ष बिल्कुल खत्म सा हो जाता है, और चंद्रमा का आकर्षण अधिक इसलिए क्योंकि यह पृथ्वी के अधिक निकट है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। महीने में गाइस जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे अधिक निकट होता है उसे उपभू कहते हैं। असामान्य रूप से उच्च और निम्न ज्वार उत्पन्न होता है इसी दौरान, और इस दौरान आपका ज्वारीय क्रम सामान्य से अधिक होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होगा तो आपका ज्वार भी सामान्य से अधिक होता है। 2 सप्ताह के बाद जब चंद्रमा पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर होता है, जिसे हम अपभू कहते हैं, तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो बिल्कुल सीमित होता है, और ज्वार भाटा के क्रम उसकी औसत ऊंचाई से बहुत ही कम होते हैं। यानी चंद्रमा दूर तो ज्वार भाटा के जो क्रम होते हैं उनकी ऊंचाइयाँ भी कम हो जाएंगी। अब सुनो, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट होती है यानी अपसौर की स्थिति 3 जनवरी के आसपास ये स्थिति होती है, तो उच्च और निम्न ज्वारों के क्रम भी असामान्य रूप से बहुत ही न्यून होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो अपसौर 4 जुलाई के लगभग ये स्थिति होती है, तो ज्वार के क्रम औसत की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो उसमें तो बहुत न्यून होते हैं और इसमें बहुत कम होते हैं। तो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर आपका गिरता है तो भाटा कहलाता है। ठीक है, आपका एक ज्वार यानी पानी इतनी ऊंचाई पे गया, दूसरा ज्वार यानी इतनी उस पे गया, अब इनके बीच वाला जब ये वाटर लेवल नीचे गिरता है तो इसे कहते हैं भाटा, एब। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का समय जब ज्वार ऊपर चढ़ता है तो उसे बहाव या बाढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका महत्व क्या है हमारे लिए, तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 साल को और मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है, और इसके अलावा ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है, खासकर बंदरगाह वाले इलाकों में, ज्वार नदमुख वाले इलाकों में, जहाँ प्रवेश द्वार पर आपके रोधिका भी होते हैं। ये रोधिका कुछ समुद्र की मिट्टी के बने एक लंबी सी पट्टी के रूप में होते हैं, उन्हें रोधिकाएं कहते हैं। नौकाओं और जहाज़ों को पोताश्रय में प्रवेश करने से रोकते हैं। ज्वार भाटा तलछटों के डिसिल्टेशन में भी मदद करती हैं, ये तलछटों के जमाव में भी, और ज्वार नदमुख से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में भी। ठीक है, और ज्वारों का इस्तेमाल बिजली बनाने में भी किया जाता है, विद्युत शक्ति में भी, जैसे कनाडा में, फ्रांस में, रूस में और चीन में किया जा रहा है। एक 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के दुर्गा दुआनी में भी लगाया गया है। तो भारत में भी पश्चिम बंगाल में भी ज्वार भाटा पर इस तरीके के संयंत्र लगाए गए हैं। तो गाइस जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना वो आपका इससे ही आता है, निम्न ज्वार और वृहत ज्वार से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोनों याद रखना, वृहत ज्वार में तीनों सीधी रेखा में होंगे और निम्न ज्वार पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, एक दूसरे के समकोण पर होते हैं फिर चंद्रमा और सूर्य। तो
इनको आप याद रखना। तो इसी वीडियो को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अभी इसके अलावा आप इसमें महासागरीय धाराएं और पढ़ोगे, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हमने ज्वार भाटक को कम्प्लीटली स्टडी किया है, हमने समझ लिया है दैनिक ज्वार क्या होता है, अर्ध दैनिक ज्वार क्या होता है, आपका मिश्रित ज्वार क्या होता है, वृहत ज्वार क्या होता है, निम्न ज्वार क्या होता है। तो ये सारी डेफिनेशंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए गाइस, ये है आपका प्रशांत महासागर। मैं आपको एक बार पूरा प्रशांत महासागर दिखा देती हूँ, ठीक है। आपको थोड़ी सी पहचान करा देती हूँ। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका एशिया, और ये है भाई आइलैंड्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, और ये है अफ्रीका। और इन आपको पता है इन 4 कॉन्टिनेंट के बीच ही हमारा क्या है, प्रशांत महासागर। तो जो प्रशांत महासागर है ये आपका यू शेप में है। देखो इसकी शेप देखो क्या है, यू शेप है ना, उल्टा यू, उल्टे यू शेप होती है प्रशांत महासागर की। तो जो प्रशांत महासागर है, भूमध्य रेखा यहाँ से, यानी जो जिस भी महासागर की आप, सबसे पहला पॉइंट तो यही रहेगा भाई, जिस भी महासागर की आप धारा पढ़ोगे तो आपको 2 उसमें पढ़नी पड़ेगी, 2 भागों में। एक होगा आपकी उत्तरी और एक होगा दक्षिणी, ठीक है। यानी जो भूमध्य रेखा है उससे उत्तर वाला पार्ट होगा उत्तरी प्रशांत धारा या उत्तरी अटलांटिक धारा, ठीक है। और जो साउथ वाला पार्ट होगा 0 डिग्री से, ये 0 डिग्री आपकी 0 डिग्री जो साउथ वाला पार्ट होगा वो साउथ वाले पार्ट की धाराएं दिखाएगा। गॉट इट। तो सबसे पहले मैं आपको कराऊंगी उत्तरी विषुवतीय धारा, ठीक है। हम डिटेल में पहले क्या कौन सी धारा पढ़ेंगे, उत्तरी विषुवतीय धारा, यानी आपका जो 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर कौन सी धाराएं बहती हैं। उसके लिए पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान से समझोगे। जैसे भाई पॉइंट नंबर 1, भूमध्य रेखा से कोई भी धारा, अगर भूमध्य रेखा आपको पता है गर्म एरिया है, अधिक तापमान अधिक वर्षा, तो गर्म एरिया है, और गर्म एरिया से कोई भी धारा बहेगी, ठीक है, तो वो किस एरिया से बह रही है, गर्म एरिया से, तो वो गर्म जल धारा होगी। यानी जो भी धारा जिस एरिया से बहना स्टार्ट करती है वो उस एरिया की जैसी उसकी नेचर होती है ना वैसी ही ले लेती है। तो आपकी जो भूमध्य रेखा से बहती है तो भाई गर्म जल धारा, और अगर कोई धारा ध्रुवों से आ रही है तो वो ठंडी जल धारा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ये मेन है, सबसे बेसिक सा पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। गर्म जल धारा हमेशा जल के क्या होती है, गर्म जल हमेशा ऊपर ऊपर चलता है, ऊपर ऊपर बह के चलता है, और ठंडा जल हमेशा भाई समुद्र की गहराई में होकर चलता है, ठीक है। तो समुद्र की गहराई में ठंडी जल धाराएं बहती है, और ऊपर ऊपर यानी ऊपरी सतह पर गर्म जल धाराएं बहती हैं। और लवणता की बात करें तो गर्म जल वो आपका हमेशा जो अधिक लवणता की धाराएं होती हैं, जिसमें अधिक खारा होता है, तो अधिक खारा, अधिक नमक, तो अधिक वजन, तो वो नीचे नीचे बहेगी, और कम खारा पानी उसके ऊपर ऊपर बहता है। तो कम लवणता वाली जो कम खारी धाराएं होती है वो हमेशा समुद्र की सतह पर बहती है, और अधिक जिनमें लवणता होती है वो समुद्र की गहराई में बहती है। ये कुछ छोटे छोटे बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उससे पहले धाराएं बहती ही क्यों हैं, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी रोटेट करती है, जैसे आपके घर का फ़ैन रोटेट करता है, तो जो अर्थ है वो रोटेट करती है अपने अक्ष के चारों ओर, और उसी रोटेशन की वजह से आपका क्या होता है भाई, उसी रोटेशन की वजह से आपकी पृथ्वी घूमती है, और पृथ्वी घूमती है तो हवाएं चलनी स्टार्ट होती हैं, और यही हवाएं आपके महासागरीय जल में भी मूवमेंट लाती हैं, ठीक है। तो धाराएं किस वजह से चलती है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। अब यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तरी विषुवतीय धारा। और जैसे जैसे ये भूमध्य रेखा है, ये आप स्ट्रेट लाइन जो देख रहे हैं ये भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर 2 भागों में बढ़ जाती है समुद्री जलधारा। और उत्तर की ओर जो बहती है उसे उत्तरी विषुवतीय धारा कहते हैं, और जो दक्षिण की ओर बहेगी उसे दक्षिणी विषुवतीय धारा कहते हैं। तो सबसे पहले जो उत्तरी विषुवतीय धारा है ये धीरे धीरे बहना स्टार्ट कर देती है, और आप सबको पता है जैसे ही कोई तट आता है या कोई कॉन्टिनेंट आएगा तो वहाँ से पानी अपना रुख मोड़ लेगा, ठीक है। तो ये सीधी सीधी बह रही थी, फिर आ गया एशिया, और एशिया कॉन्टिनेंट का ये पूर्वी तट है। एशिया कॉन्टिनेंट का ये कौन सा तट है, पूर्वी तट है। और इस तट से टकराकर जो समुद्री जलधारा है वो ऊपर की ओर बहना स्टार्ट हो जाती है, यानी ऊपरी एरिया की ओर जाना स्टार्ट हो जाती है। अब आप ध्यान से देखोगे एक चीज़, यहाँ तक आई,
यहाँ तक आ रही थी सीधी सीधी, बीच में एक आइलैंड पड़ गया और इस आइलैंड का क्या नाम है, जापान। ठीक है, यानी जापान के तट पर आकर ये समुद्री धाराएं दो भागों में बट गई। एक तो भाई जापान के पश्चिमी तट पर बहने लग गई, एक जापान के पूर्वी तट पर। तो पूर्वी और पश्चिमी दोनों तट पर बहने लग गई। तो जो पश्चिमी तट पर बहती है उसे बोलते हैं सुशीमा धारा। ठीक है, अभी तक तो इसका नाम उत्तरी विषुवतीय धारा था, बट जापान पर टकराकर दो भागों में बट गई। पश्चिमी तट पर जो जलधारा बहती है उसे बोलते हैं सुशीमा धारा, और जो पूर्वी तट पर बहती है उसे बोलते हैं क्यूरोशिवो धारा। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो यही पूछा जाएगा कि भाई क्यूरोशियो, सुशीमा धारा, या जापान के पश्चिमी तट पर कौन सी जलधारा बहती है, जापान के पूर्वी तट पर कौन सी बहती है, क्यूरोशिवो कैसी जलधारा है, या क्यूरोशियो किस महासागर की धारा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अभी देखो, नीचे से आपके गर्म एरिया से ठंडे एरिया की ओर धाराएं बह रही है। तो अभी तक हमारी जितनी भी धाराएं हैं वो सारी कैसी हैं, वार्म है, गर्म है, सुशीमा धारा भी और क्यूरोशिवो धारा भी। अब ऊपर से आती है एक धारा, ये है भाई आपका एशिया का पार्ट। ठीक है, और अब यहाँ से रशिया है ये, और इधर से आती है आपकी एक धारा नीचे की ओर। अब ध्यान से देखोगे आपकी धारा कैसे आ रही है, देखो कैसे आ रही है, ऊपर से आ रही है नीचे की ओर, यानी ठंडे एरिया से, पोलर एरिया से नीचे की ओर आ रही है। तो ये ओको, इस धारा का क्या नाम है, ओखोटस्क धारा। ओखो नहीं है, आखो है, आखोटस्क धारा। जो आखोटस्क धारा है ये आपकी कैसी जलधारा है, पोलर एरिया से आ रही है, ठंडे एरिया से आ रही है, तो ठंडी जलधारा है। आप अगर इस मैप को अपने माइंड में सेट कर लोगे ना, आपको याद करने की नीड नहीं रहेगी ठंडी जलधारा कौन सी है, गर्म जलधारा कौन सी है। आपको पता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा, निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है, तो ये आंसर आपको देने पड़ते हैं। अब यहाँ से आपके एशिया के पूर्वी तट से एक और धारा, देखो ये तो आपके अंदर से आई, ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये तो आपके इस वाले पार्ट से आ रही है ओखोटस्क धारा। अब उधर ऊपर से भी एक धारा आ रही है जिसका नाम है क्यूराइल धारा, और ये भी आपके पोलर एरिया से आ रही है, तो कैसी होगी, ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो क्यूराइल की धारा, ओखोटस्क धारा, दोनों धाराएं ठंडी होती हैं, और दोनों धाराएं आके यहाँ पर आपस में इन क्यूरोशिवो की गर्म जलधारा में मिल भी जाती है। और जब भी ठंडी और गर्म जलधारा आपस में मिलती है तो वो एरिया आपकी मछलियों के लिए बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि मछलियों को एक जो जीव है ना, प्लैंकटन जीव, वो ऐसे एरिया में ही ज़्यादा होता है जहाँ पर गर्म ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती है। ठीक है, तो दोनों जलधाराएं जब आपस में मिलती है, ऊपर से ठंडी ठंडी आ रही है, नीचे से गर्म, तो इस एरिया में आके आपस में मिल जाती है, तो इस एरिया में आपका मछली उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ऊपर से आई भाई ओखोटस्क धारा, और इधर से क्यूराइल की धारा, नीचे थी क्यूरोशियो। देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नीचे वाली है क्यूरोशियो, क्यूरोशिवो आपकी गर्म जलधारा है और क्यूराइल आपकी ठंडी जलधारा है। अब जो क्यूराइल की धारा, इसका एक दूसरा नाम भी है आयोशिवो, इसे आयोशिवो के नाम से भी जाना जाता है। आयोशिवो नीचे की ओर, क्यूराइल का ही दूसरा नाम है आयोशिवो। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है भाई, अपने डिटेल में स्टडी किया करो, एस्टेट का एग्ज़ाम भी नज़दीक है। तो जो आयोशिवो है ये किसका दूसरा नाम है, ये क्यूराइल की धारा का ही दूसरा नाम है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से आपकी क्यूरोशिवो और क्यूराइल आपस में टकराई और इनका एक पार्ट चल दिया सीधा इस तरीके से, और ये जो सीधा है पार्ट, इसे बोलेंगे उत्तरी प्रशांत धारा। वैसे तो इस पूरे सर्कल को ही उत्तरी प्रशांत धारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पार्ट सीधा जाके यहाँ पर हमारा ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट पर टकरा के ये जलधारा दो भागों में बट जाएगी। अब देखो दो भागों में बट गई, एक तो गई अलास्का, ये है आपका अलास्का, अलास्का के पास, तो इसका नाम होगा अलास्का की धारा। ठीक है, एक तो गई भाई आपके नॉर्थ की ओर अलास्का के पास, तो ये होगी आपकी अलास्का की धारा, और एक आपके साउथ की ओर आ गई, कैलिफोर्निया की खाड़ी है यहाँ पे, तो इस धारा का नाम उसी पर पड़ गया, कैलिफोर्निया की धारा। अब देखो अलास्का की धारा आपकी नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, यानी भूमध्य रेखा से जा रही है ऊपर की ओर, तो ये होगी आपकी गर्म जलधारा। कैलिफोर्निया की धारा, ये जो पानी आ रहा है वो पोलर एरिया से नीचे की ओर आ रहा है, भूमध्य रेखा की ओर आ रहा है, तो आ कहाँ से रहा है,
पोलर एरिया की ओर से, तो कैलिफोर्निया की धारा कैसी होगी, ठंडी होगी। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि धारा आपकी कहाँ से आ रही है, जैसा उसका रुख होगा, जहाँ से वो आ रही होगी वो वैसी ही होगी। गॉट इट। तो भाई आज थोड़ा जुकाम है, कई दिनों से तबीयत ख़राब थी इसलिए वीडियो नहीं मिल पाई आपको। आज थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो चलो बच्चों के लिए वीडियो बना देते हैं एक। तो कई बच्चों ने मुझे कहा था कि मैम ये धाराओं पर बनाओ, ये टॉपिक समझ में नहीं आता। तो ये जो अलास्का की धारा है ये आपकी गर्म जल धारा है और कैलिफोर्निया की ठंडी जल धारा है, जो कि नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्टल एरियाज़ पर है। अब कैलिफोर्निया की ठंडी धारा वापस जाके मिल जाती है किस में भाई, उत्तरी विषुवतीय धारा में। किस में मिल जाती है, उत्तरी विषुवतीय धारा में। और इस तरीके से दोबारा से ये सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से ये धाराएं बहती रहती हैं। और जो मैंने ये भी ग्रीन लाइन मार्क की है, इस पूरे सर्कल को ही बोलते हैं उत्तरी प्रशांत धारा। किस नाम से जाना जाएगा, उत्तरी प्रशांत धारा। कई बार क्या होता है, इस चीज़ को भी समझ लो, जो उत्तरी प्रशांत धारा है इसका कुछ पानी रह जाता है और वापस से उल्टी डायरेक्शन में बहने लगता है। देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, ये तो सीधा बह रहा है। अब उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में इसका कुछ पार्ट बहने लगता है भूमध्य रेखा के आसपास। तो जो ये अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है इसे कहेंगे प्रति विषुवतीय धारा या प्रति भूमध्य रेखीय धारा। तो ये किस नाम से जानी जाती है, प्रति विषुवतीय धारा के नाम से ये जानी जाती है। अब यहाँ पर भाई आपको उत्तरी विषुवतीय धारा समझ में आ गई। देखो उत्तरी विषुवतीय धारा में कुछ नहीं था, आपको कितनी धाराएं पढ़नी है भाई। यहाँ से तो उत्तरी विषुवतीय धारा आ रही है, जापान से टकराई, 2 भागों में बट गई, क्यूरोशिबो की धारा, सुसीमा की धारा। फिर आगे ऊपर से 2 धाराएं और आ गई, ओकोटस्क धारा और इधर से आयोशिबो या क्यूराइल की धारा, यहाँ पर आपस में मिल गई। फिर आगे चलकर एक पार्ट इनका सीधा बह गया और नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर टकरा के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक अलास्का की धारा जो कि गर्म जल धारा है और दूसरी कैलिफोर्निया के पास बहती है, तो कैलिफोर्निया की धारा जो कि आपकी ठंडी जल धारा है। और वापस से कैलिफोर्निया की धारा उत्तरी विषुवतीय धारा में मिल जाती है। तो ये था पूरा उत्तरी प्रशांत धारा। क्या कहेंगे, उत्तरी प्रशांत धारा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है दक्षिणी प्रशांत धारा, यानी साउथ में किस तरीके से प्रशांत महासागर में धाराएं बहती हैं। तो देखो बिल्कुल सेम जैसे उत्तरी विषुवतीय धारा बह रही थी, सेम उसी तरीके से भूमध्य रेखा के पास साउथ में भी आपकी दक्षिणी विषुवतीय धारा बहती है। फिर आपका कॉन्टिनेंट आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का ये कौन सा तट आता है, पूर्वी। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर टकरा के साउथ की ओर बहने लग जाती है धारा, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा के नाम से जाना जाता है। और भाई फिर ये नीचे की ओर बहने लगती हैं और बिल्कुल सीधा सीधा चलती हैं। और ये आपके जो भी साउथ हेमिस्फीयर में बात करें, यानी दक्षिणी गोलार्ध में बात करें, तो आपके प्रशांत महासागर की भी धारा, अटलांटिक महासागर की धारा, हिंद महासागर की धारा, सबकी धाराएं बिल्कुल स्ट्रेट बहती हैं। जहाँ पर आपका कोई भी आइलैंड नहीं हो, कोई भी कॉन्टिनेंट टच नहीं करता, उस एरिया में बिल्कुल स्ट्रेट बहती हैं। ठीक है, देखो इस एरिया में बिल्कुल स्ट्रेट बहेंगी, इस वाले एरिया में, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, कोई कॉन्टिनेंट नहीं आता है इनके बीच में। और इनकी डायरेक्शन क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं, इसलिए इन्हें पश्चिमी अपवाह के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे इन्हें, पश्चिमी अपवाह। अब ये पश्चिमी अपवाह में बहते बहते फिर आ जाता है दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट। दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट पर टकरा के फिर दक्षिण अमेरिका में ऊपर की ओर ये बहने लगती है। ठीक है, देखो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा ये आपकी भूमध्य रेखा से आ रही थी, तो गर्म जल धारा है। अब यहाँ पर पेरू पड़ता है, आपकी पेरू कंट्री आती है, पेरू कंट्री, दक्षिण अमेरिका की पेरू कंट्री, पेरू के तट पर इसे पेरू की धारा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से जैसा कि आप देख रहे हो, पोलर के एरिया से पानी भूमध्य रेखा की ओर जा रहा है। तो किस एरिया से जा रहा है, पोलर एरिया से, तो ठंडा एरिया पोलर, तो ये पेरू की धारा कैसी धारा होगी, ठंडी जल धारा। और फिर ये वापस जाके भाई मिल जाता है आपका दोबारा से दक्षिणी विषुवतीय धारा में, और पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है। ये है पूरा सर्कल, और इस पूरे सर्कल को दक्षिणी प्रशांत धारा के नाम से भी जाना जाता है। अब आप एक चीज़ और रह गई, यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, हर 5 से 7 साल के बाद कुछ पानी उल्टी डायरेक्शन में बहता है। देखो पेरू की धारा तो ये वाली डायरेक्शन के साथ ऊपर जा रही है,
बट हर 5 से 7 साल के बाद कुछ पानी उल्टी डायरेक्शन में नीचे की ओर आता है, ठीक है। और इस जो जल धारा है इसको कहते हैं एल नीनो। एल नीनो के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, एग्जाम में पूछा जाता है अभी आगे, तो ये ध्यान रखो। एल नीनो की धारा कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर ही बहती है, ठीक है, एल नीनो की धारा। और इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है भारत में भी, मानसून में भी बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर देखो मैंने एक एक धारा ये बताई है, कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है। उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय धारा दोनों भूमध्य रेखा के आसपास बहती हैं, तो जाहिर सी बात है गर्म होगी। क्यूरोशिबो धारा, जो जिसे जापान की काली धारा के नाम से भी कहते हैं, और इसे प्रशांत महासागर की गल्फ स्ट्रीम भी कहते हैं, ठीक है, क्यूरोशिबो की धारा को। ये भी एक गर्म जल धारा है। पूरा उत्तरी प्रशांत प्रवाह आपका गर्म होता है। अलास्का की धारा जो अलास्का के पास जाती है, भूमध्य रेखा की ओर से जाती है तो गर्म होती है। सुसीमा की धारा भी गर्म होती है, जापान के पश्चिमी तट पर बहती है। क्यूराइल की धारा जो कि आपके ऊपर से आती है, जिसका दूसरा नाम आयोशिबो धारा है, ठंडी जल धारा होती है। कैलिफोर्निया की धारा, देखो एक उत्तरी प्रशांत धारा का एक पार्ट तो आपका चला जाता है, किसकी ओर जाता है? एक पार्ट आपका अलास्का की ओर, और दूसरा पार्ट आ जाता है कैलिफोर्निया की ओर। तो जो डायरेक्शन होती है वो पोलर टू इक्वेटर होती है, तो हमारी ठंडी जलधारा होती है। फिर पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, इसका एक नाम और है न्यू साउथ वेल्स, क्योंकि न्यू साउथ वेल्स के तट पर बहती है तो इसलिए इसे न्यू साउथ वेल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी गर्म जलधारा होती है। दूसरी पेरू की धारा ठंडी जलधारा है, अभी मैंने आपको समझाया रिसेंट में ही, और इसे हम्बोल्ट की धारा के भी कहते हैं। हम्बोल्ट की धारा क्यों कहेंगे? क्योंकि हम्बोल्ट महोदय ने ही इसे डिस्कवर किया था, इसे खोजा था। अंटार्कटिका का प्रवाह, ये आपका ठंडा प्रवाह होता है, ठीक है, ठंडा होता है। प्रतिविषुवतीय धारा गर्म जलधारा है। प्रतिविषुवतीय धारा मैंने आपको समझाया था ना कि उत्तरी विषुवतीय धारा का कुछ पानी अपोजिट डायरेक्शन में बहना लगता है, जिसे प्रतिविषुवतीय जलधारा कहते हैं। एल नीनो की धारा भी आपकी गर्म जलधारा है। ओकोटस्क धारा आपकी ठंडी जलधारा है। कैसी धारा है? ठंडी जलधारा है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा एल नीनो के बारे में पढ़ लो, एग्जाम में एल नीनो से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एल नीनो मैंने आपको अभी पढ़ाया है कि पेरू की धारा के पास 5 से 7 सालों के अंतराल पर आपकी उल्टी डायरेक्शन में एक जलधारा होती है। पेरू की धारा आपकी ठंडी जलधारा है, जबकि एल नीनो आपकी गर्म जलधारा होती है। स्पेनी लैंग्वेज का वर्ड है ये एल नीनो, जिसका वर्ड अर्थ होता है चाइल्ड क्रिस्ट, ठीक है। एल नीनो पेरू के तट पर दिसंबर के महीने में जन्म लेती है और गर्म जलधारा है। सबसे बड़ी बात कैसी है भैया? एक गर्म जलधारा है। सामान्यतः 7 ईयर्स के अंतराल पर यह हमें देखने को मिलती है। एल नीनो की उत्पत्ति से मध्य प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर, इन सब में एक कैसा एरिया बन जाता है? एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है, ठीक है। लो प्रेशर एरिया बनने से क्या होगा भाई? अगर हिंद महासागर में लो प्रेशर एरिया बन गया तो इंडिया से विंड चलती हैं, फिर हवाएं आपकी हिंद महासागर से इंडिया में नहीं आएगी। मानसून के टाइम में हवाएं चलेंगी इंडिया से हिंद महासागर की ओर, और जो मानसून है वो सूखा रह जाएगा, इंडिया में बारिश नहीं होती। एल नीनो एक गर्म जलधारा होती है, और इन क्षेत्रों के आसपास जो आपके लैंड वाले एरिया हैं वहाँ पे क्या बन जाता है? एयर प्रेशर बन जाता है, और हवाएं आपको पता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं, और जिससे आसपास के देशों में सूखा पड़ता है, जंगलों में कई बार आग भी लग जाती है। और वहीं अगर किसी आइलैंड की बात करें तो समुद्र के बीच में, तो वहाँ पर बहुत भारी भारी वर्षा भी आती है, बाढ़ आ जाती है। भारत में क्या होता है मैंने अभी आपको समझाया भाई, हिंद महासागर में आपका लो प्रेशर बन जाता है और भारत से हवाएं चलती है उस लो प्रेशर को भरने के लिए, और इसी वजह से भारत में फिर मानसून कम आता है, सूखे की समस्या आ जाएगी, मानसून कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक और आती है ला नीना। एल नीनो के बारे में आपने पढ़ लिया, गर्म जलधारा है, 7 ईयर्स के अंतराल पर आती है, भारत में मानसून कमज़ोर करती है, सूखा पड़ता है, आइलैंड जो होती हैं समुद्र में उन पे भयंकर वर्षा हो जाती है, लो प्रेशर एरिया बन जाता है, क्योंकि एक गर्म जलधारा है एल नीनो। ला नीना, जिसका ये भी स्पेनी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चाइल्ड क्राइस्ट, गर्ल चाइल्ड, ठीक है। गर्ल चाइल्ड एल नीनो के बिल्कुल अपोजिट होती है। ये एक आपकी ठंडी जलधारा है और एल नीनो के विपरीत प्रभाव डालती हैं। इससे देखो एल नीनो की वजह से भारत में क्या आता है? सूखा आता है, इससे बाढ़ की समस्या आती है, ठीक है। पेरू और हम्बोल्ट की जो ठंडी जलधारा है ना, ला नीना के उत्पत्ति में यही सहायक है। कई बार क्या होता है, पेरू और हम्बोल्ट की धारा की ठंडी जलधारा का ही कुछ पार्ट अलग से बहने लगता है, और यही पार्ट आपकी ठंडी जलधारा होती है। और इससे ला नीना की वजह से भारत में जो मानसून है वो अधिक वर्षा देता है,
बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। अब यहाँ पर ओखोटस्क, क्यूराइल और आयोसीवो धारा, ये चीज़ मैंने आपको वैसे तो समझा दी है। जापान के पूर्वी तट पर ये धाराएं आपस में मिलती है। देखो, ओखोटस्क जो कि एक ठंडी जलधारा है, आयोसीवो जो ऊपर से नीचे आती है, क्यूराइल आपकी गर्म जलधारा है। ओखोटस्क ठंडी है, आयोसीवो ठंडी है, क्यूराइल गर्म है। ये तीनों धाराएं जापान के पूर्वी तट पर आकर आपस में मिल जाएंगी और क्यूराइल ठंडी जलधारा जापान के पास क्यूरोशिवो गर्म जलधारा में मिल जाती है, जिससे आपका घना कोहरा भी वहाँ छा जाता है और मत्स्य उत्पादन में ये एरिया काफ़ी ज़्यादा सहायक रहता है। तो ये था भाई आपका प्रशांत महासागर की धाराएं। होप सो आपको एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझ में आ गई होगी, कोई आपको इशू नहीं रहा होगा। फिर भी कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यानी देखो, प्रशांत महासागर वर्ल्ड का सबसे बड़ा, हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है, सबसे डीपेस्ट महासागर है। और सेकंड नंबर पर जो आता है वो है भाई आपका अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर को इंग्लिश में अटलांटिक और हिंदी में अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। तो अटलांटिक या अंध महासागर कह लो, बात एक ही है। तो इसकी धाराओं को हम डिटेल से पढ़ेंगे। कुछ सिंपल से पॉइंट जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाए थे प्रशांत महासागरीय धाराएं कराते वक्त, कि जब भी आपकी धाराएं भूमध्य रेखा से पोलर एरिया की ओर चलेंगी, वो धारा तो वही आपकी होंगी गर्म, और जो धारा आपकी पोलर एरिया से भूमध्य रेखा की ओर आएंगी वो आपकी धाराएं होंगी ठंडी। यानी जो भी धारा जिस एरिया से चलती है उसका नेचर वैसा ही हो जाता है। गर्म एरिया से वो पानी चल रहा है तो गर्म जल धारा होगी, ठंडे एरिया से वो पानी चल रहा है तो ठंडी जल धारा होगी। ठीक है, इतना तो आप सबको पता होगा कि अटलांटिक महासागर हमारे इंडिया के हमारा जो पृथ्वी है उसमें कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको देखो, छोटा सा मैं दिखा रही हूँ मैप, इसमें ध्यान से देखो। आपका ये है भाई नॉर्थ अमेरिका और ये है यूरोप, नॉर्थ अमेरिका यूरोप, और ये है आपका अफ्रीका, और ये नीचे पड़ता है आपका साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप इनका पड़ता है पूर्वी हिस्सा, ठीक है, और यूरोप और अफ्रीका इनका पड़ता है वेस्टर्न कोस्ट यानी पश्चिमी हिस्सा। समझ में आया? तो इनके पूर्वी हिस्से में और इनके पश्चिमी हिस्से के बीच में जो ये जितना भी पानी है इसे कहते हैं अटलांटिक महासागर यानी अंध महासागर। ठीक है, और भूमध्य रेखा की भी बात करें तो भाई भूमध्य रेखा से आपका 0 डिग्री, ये है भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ये है इक्वेटर, और इस इक्वेटर से नॉर्थ वाला पार्ट में है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर, और ये भी ये है आपका साउथ में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच में दक्षिणी अटलांटिक। इतनी बात समझ में आ गई? यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा इसको 2 भागों में बांटेगी। तो इसके ऊपर वाला जो प्रवाह होगा इसे बोलेंगे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, और भूमध्य रेखा से साउथ वाला जो प्रवाह होगा इसे बोलेंगे दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। अटलांटिक बोलते बोलते कई बार हो जाता है ऐसा, अटलांटिक प्रवाह। तो उत्तरी अंध महासागरीय धाराएं और दक्षिणी अंध महासागरीय धाराएं, इन दोनों को ही हम कंप्लीट में करेंगे, डीप स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो स्टार्ट कहाँ से होता है भाई? स्टार्ट यहाँ से होता है आपका स्टार्ट। ये देखिए, तो ये है भाई आपकी भूमध्य रेखा, और इससे ऊपर सेम, जिसने प्रशांत महासागरीय वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लेना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी चीज़ें। तो यहाँ से हमारा जो भूमध्य रेखा के पास से जलधारा बहनी स्टार्ट होती है, और क्योंकि ये उत्तर की ओर बहती है तो इसे उत्तरी विषुवतीय धारा कहते हैं। भूमध्य रेखा का दूसरा नाम विषुवत रेखा भी होता है, आप सबको पता है, तो इसे उत्तरी विषुवतीय धारा कहते हैं। और फिर ये आ जाता है भाई आपका दक्षिण अमेरिका का लैंड वाला पार्ट आ जाता है। और आप सबको पता है जो तट रेखाएं होती हैं वो इफेक्ट करती हैं धाराओं को, उनके रुख को मोड़ देती हैं। तो यहाँ से ये जलधारा मुड़नी शुरू हो जाती है। मैं थोड़ा और जूम कर देती हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक है, आई थिंक अब आ जाएगा। तो यहाँ से ये जलधारा बहनी स्टार्ट हुई, दक्षिण अमेरिका का कोस्टल एरियाज आ गया, ये दक्षिण अमेरिका है आपका, और इसकी कोस्टल एरियाज के पास मुड़ती चली गई। और यहाँ पर जब आता है आपका मध्य अमेरिका, ये भाई नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और ये बीच वाला पार्ट मध्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है। तो इस मध्य अमेरिका में जो आपकी अंध महासागर की धारा है उसे
एंटीलीज के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा कि मध्य अमेरिका में जो अटलांटिक महासागर की धारा है उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में है एंटीलीज धारा के नाम। तो एंटीलीज धारा के नाम से जानी जाती है मध्य अमेरिका में अंध महासागर की धारा। मध्य अमेरिका में, मध्य अमेरिका से फिर कोस्टल एरियाज की ओर धाराएं मुड़ती हुई आगे बढ़ती हैं, और जैसे भाई आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर आती है आपका फ्लोरिडा की खाड़ी। फ्लोरिडा की खाड़ी के पास इस धारा को नाम जाना जाता है फ्लोरिडा की धारा के नाम से। और देखो एक चीज़ ध्यान रखो, अभी उत्तरी भूमध्य रेखा की ओर से आ रहा है पानी, और भूमध्य रेखा पर होती है गर्मी, तो हमारी जितनी भी जल धाराएं हैं अभी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम है ना, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, भूमध्य रेखा से पोलर एरिया की ओर जा रही है, तो हमारी जितनी भी धाराएं हैं सारी कैसी होगी, गर्म होगी। एंटीलीज धारा भी गर्म और फ्लोरिडा भी गर्म, ठीक है। तो फ्लोरिडा की खाड़ी के पास इस धारा को फ्लोरिडा धारा के नाम से जाना जाता है। फिर ये ऊपर की ओर कोस्टल एरिया के साथ साथ मूवमेंट करती चली जाती है, और ऊपर जाते जाते यहाँ पर आके ये है आपका एक छोटा सा आइलैंड। इस आइलैंड का नाम है न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। क्या नाम है? न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। और इस आइलैंड पे क्या होता है, इस आइलैंड पे आके ये जो धारा है वो टकराती है और इसका एक रुख मुड़ जाता है, ठीक है, ध्यान से देखना। इसका एक रुख सीधा चला जाता है और एक रुख ऊपर की ओर चला जाता है। इस धारा का जो रुख ऊपर की ओर गया और सीधा गया, दोनों कैसे होंगे, गर्म होंगे। अभी तो दोनों के दोनों रुख आपकी कैसे रहेंगी, गर्म जलधाराएं रहेंगी। जो रुख सीधा ऊपर गया उसके बारे में पढ़ते हैं पहले। सॉरी, देखो ये हमारा ग्रीनलैंड आइलैंड, हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड आइलैंड कौन सा है भाई, ये वाला आपका। अब ये जो ग्रीनलैंड आइलैंड है पोलर एरिया में है, ठीक है, ऐसा आइलैंड है, बर्फ ही बर्फ है यहाँ पे। तो इसके दोनों तरफ से एक जलधारा बहकर आती है, एक इस तरफ से एक इस तरफ से। तो पोलर एरिया की ओर से आ रही है, तो पोलर एरिया की ओर से आ रही है तो ठंडी जलधाराएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका नॉर्थ अमेरिका है और ग्रीनलैंड, इन दोनों के बीच में जो जलधारा बहकर आती है इसे बोलते हैं लैब्राडोर की धारा। क्या बोलते हैं, लैब्राडोर की धारा। और आपके ग्रीनलैंड आइलैंड के ईस्ट में से जो धारा बहकर आती है उसे बोलते हैं पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, क्योंकि ग्रीनलैंड के पूर्व से बह के आ रही है तो इसलिए पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। तो देखो नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में से ठंडी ठंडी धारा आ रही है, कौन सी, लैब्राडोर की धारा। और ग्रीनलैंड के पूर्व में से एक ठंडी जल धारा आ रही है, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। ये दोनों धाराएं नीचे की ओर आ रही हैं, आगे चल के दोनों धाराएं मिल गई भाई आपस में। यहाँ पर कैसा पानी है, दोनों का चिल्ड पानी है। अब नीचे से आ रही थी एक धारा जिसका नाम था गल्फ स्ट्रीम धारा, यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। ये गल्फ स्ट्रीम धारा आ रही थी और न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के पास क्या होता है, ऊपर से आ रही है ठंडी ठंडी धारा, नीचे से जा रही है आपकी गरम गरम धारा। दोनों जल धाराएं न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के पास आकर आपस में मिल जाती हैं। तो इस आइलैंड पर आकर दोनों जल धाराएं आपस में क्या हो गई, मिल जाती हैं। अब यहाँ पर मिल जाती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक चीज़ बताई थी, जब भी दो जल धाराएं, एक गर्म और एक ठंडी, दोनों जल धाराएं आपस में जब मिलती हैं तो उस एरिया में प्लैंकटन नामक जीव, जो कि एक समुद्र में पैदा होने वाला जीव होता है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा हो जाता है। और ये एक ऐसा जीव होता है जिसको मछली खाकर बहुत तेज़ी से वृद्धि करती है, प्रजनन करती है। तो इसीलिए न्यू फाउंडलैंड आइलैंड पर ही विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य पालन क्षेत्र है, मछली पालन क्षेत्र है, जिसका नाम है ग्रैंड बैंक। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है ग्रैंड बैंक किस आइलैंड पे है। तो देखो ध्यान रखना, ग्रैंड बैंक जो है आपका मत्स्य पालन क्षेत्र है, ये आपका रुपये वाला बैंक नहीं है, ये आपका न्यू फाउंडलैंड आइलैंड पे है। तो न्यू फाउंडलैंड आइलैंड पे मत्स्य पालन क्षेत्र है ग्रैंड बैंक। अब जो ये ग्रैंड बैंक है, सबसे ज़्यादा मत्स्य पालन होता है, क्यों होता है, ठंडी और गर्म जलधारा के मिलने के कारण लैब्राडोर और पूर्वी ग्रीनलैंड धारा के आपस में। और इनका मिलन किसके साथ, क्योंकि दोनों ठंडी है, ये मिलेंगी जब गल्फ स्ट्रीम की जलधारा से। किससे मिलेंगी, गल्फ स्ट्रीम, जो कि एक गर्म जलधारा है, जो कि आपकी नीचे से बहती आ रही है, यहाँ से गर्म, ऊपर से आई ठंडी, घना कोहरा छाया, प्लैंकटन जीव की उत्पत्ति हुई, जिसे खाकर मछलियाँ तेजी से वृद्धि करती है। समझ में आया।
तो ग्रैंड बैंक क्या है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आया है, मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। अब देखो एक पार्ट तो आपका मिल गया इसके साथ लैब्राडोर और ग्रीनलैंड की धारा के साथ, दूसरा पार्ट बिल्कुल सीधा गया इस धारा का, और यहाँ पर एक कंट्री पड़ती है नार्वे कंट्री, जिसे अर्धरात्रि के सूर्य का देश भी कहते हैं क्योंकि आधी रात में सूर्य की किरणें दिखती है इस वजह से। तो नार्वे में ये अटलांटिक धारा सीधी जाती है, और कैसी देखो यहाँ से जा रही है सीधी, एक धारा का पार्ट तो ऊपर चला गया तो यहाँ से नीचे से जा रही है तो गर्म है, ठीक है, यहाँ से जा रही है तो गर्म है, और गर्म पानी जा रहा है नॉर्वे तक, इतने ऊंचे अक्षांश पर, लगभग आपका 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर बर्फ पड़नी चाहिए। बट इस एक गल्फ स्ट्रीम की धारा की वजह से, इस गल्फ स्ट्रीम की धारा की वजह से यहाँ पर आपकी ठंड नहीं पड़ती, यहाँ पर आपकी बारिश होती रहती है, ठीक है, हल्की हल्की बौछारें पड़ती रहती है, मौसम बढ़िया रहता है नॉर्वे में। तो ये इसी वजह से गल्फ स्ट्रीम की धारा को यहाँ पर नॉर्वे में नॉर्वे की गर्म धारा के नाम से भी जाना जाता है, और इसके साथ साथ गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल भी कहते हैं। यूरोप का कंबल क्यों कहते हैं? अगर गल्फ स्ट्रीम की धारा इस एरिया में नहीं बहती तो पूरे यूरोप में बर्फ़ जमती, ठीक है, भयंकर वाली। तो इस जलधारा की वजह से मौसम जो है वो इतना ज़्यादा माइनस में नहीं जाता, तो एवरेज बना रहता है। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है भाई। तो नॉर्वे की गर्म जलधारा आपको पता चल गई कहाँ से आई, गल्फ स्ट्रीम का एक पार्ट ऊपर जाता है बिल्कुल नॉर्वे के तक, तो ठीक है, तो वो नॉर्वे की गर्म धारा। अब ये जो गल्फ स्ट्रीम की धारा है इसका एक पार्ट तो नॉर्वे तक चला गया और एक पार्ट सीधा जाता है बिल्कुल स्ट्रेट में, और यूरोप के वेस्ट कोस्ट एरिया पर क्या करता है, टकरा जाता है, और यहाँ पर इसे बोला जाता है रेनेल की धारा के नाम से। किस धारा के नाम से? रेनेल की धारा के नाम से। अब जो ये रेनेल की धारा है, ये देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये आपकी आ रही है पोलर एरिया टू इक्वेटर, ठीक है, यानी पोलर ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर। तो इसकी जो कैसी धारा होगी, फिर ये पोलर एरिया से आ रही है, इसकी डायरेक्शन पोलर एरिया से शुरू हो रही है, तो ये आपकी ठंडी जलधारा है रेनेल, ठीक है। फिर आगे चलती हुई ये जलधारा यूरोप के, यानी यहाँ पर आपका फ्रांस पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसे कनारी की धारा के नाम से भी जाना जाता है, यूरोप में कनारी की धारा के नाम से। और उसके साथ साथ अफ्रीका में भी, अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्टल एरिया पे भी, ये अफ्रीका का वेस्ट एरिया है, यहाँ पर भी कनारी की धारा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आता है कि कनारी की धारा कैसी जलधारा है, तो ध्यान रखना पोलर टू इक्वेटर आ रही है, तो पोलर एरिया से आ रही है तो ठंडी जलधारा है। तो ये कैसी जलधारा होगी आपकी? कनारी की धारा भी आपकी ठंडी जलधारा होगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे रेनेल की धारा, कनारी की धारा, जो अफ्रीका होता है, अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे से कनारी की धारा कहते हैं, रेनेल की धारा कहते हैं यूरोप के वेस्टर्न कोस्ट पे, ये आपके अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे कहते हैं कनारी की धारा। गॉट इट? इतना समझ में आया? अब यहाँ पर एक छोटी सी धारा और है, आपने गौर किया हो, ये है इरमिंगिर की धारा। एक बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था। यहाँ पर इस आइलैंड के पास आपका देखो इसकी डायरेक्शन ध्यान करो, देखो ऐसे जा रही है ये ऊपर की ओर, यानी भूमध्य रेखा टू पोलर एरिया की ओर जा रही है, तो इरमिंगर की धारा है ये। अब जो इरमिंगर की धारा है ये भी आपकी कैसी धारा होगी? देखो मैंने लास्ट में वैसे सारी धाराएं लिखी, ये भी भूमध्य रेखा से आपकी उसकी ओर जा रही है ना, तो गर्म जल धारा होती है, ठीक है। तो देखो चाहे कहीं पर भी बह रही हो धारा, आपको ये देखना है कि वो किस एरिया से किस एरिया की ओर जा रही है। इसके लिए आपको माइंड में क्या सेट करना होगा? मैप। मैंने मैप में इसलिए ही ये जलधाराएं करवाई हैं ताकि आप मैप में विद डिटेल इनको स्टडी कर लो, और मैप से अगर आप पढ़ोगे तो आपको इनकी डायरेक्शन याद रहेंगी, गर्म और ठंडी जलधाराएं याद रहेंगी, और आपका एक नंबर जो जलधाराओं से आता है वो कभी नहीं कटेगा। गॉट इट? अब देखो भाई हमारा जो पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल खत्म हो गया यहाँ पे। कैसे? यहाँ से उत्तरी विषुवतीय धारा से बहनी स्टार्ट हुई, मध्य अमेरिका में एंटीलीज की धारा के नाम से, फ्लोरिडा की खाड़ी में फ्लोरिडा की धारा के नाम से, फिर गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है आगे चल के। फिर गल्फ स्ट्रीम का एक पार्ट ऊपर चला गया न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के पास, एक पार्ट बिल्कुल यूरोप के वेस्टर्न एरिया पर गया, यहाँ पर रेनेल धारा के नाम से, और एक पार्ट गया नॉर्वे कंट्री के पास, वहाँ पर नॉर्वे की गर्म जल धारा के नाम से। रेनेल धारा ये भी गर्म जल धारा रहेगी। फिर ये रेनेल धारा टकरा के यूरोप के पश्चिमी तट से फिर अफ्रीका के पश्चिमी तट तक जाती है, ठीक है, यहाँ पर कनारी की धारा के नाम से, जो कि एक ठंडी जल धारा है।
तो ये इस नाम से जानी जाती है। और लास्ट में जाके कनारी की जो जलधारा है दोबारा से आपकी उत्तरी विषुवतीय धारा में मिल जाती है। तो ध्यान से देखो, ये एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। इस पूरे सर्कल को, इस पूरे प्रवाह को बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। क्या कहेंगे? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। अब ग्रीनलैंड के पास भी आपकी भाई 1 मिनट, देखो ग्रीनलैंड के पास से 2 धाराएं आती है, दोनों ठंडी है। एक तो पूर्वी ग्रीनलैंड धारा जो कि ईस्ट वाले एरिया से आती है उसके, एक लैब्राडोर की धारा। इरमिंगर धारा से क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इतना आएगा कि ये गर्म है या ठंडी है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो जितने भी क्वेश्चन आपकी उत्तरी अटलांटिक जलधाराओं से बनते हैं वो मैंने आपको सारे समझा दिए। अब ये एक पार्ट है जो कि पीजीटी में बहुत बार क्वेश्चन आता है, इस वाले पार्ट से। ये है भाई सारगैसो सागर। इससे एक क्वेश्चन तो ये आता है, टीजीटी में भी आता है। टीजीटी में सिंपल ये आप पूछा जाएगा अगर आएगा तो, कि सारगैसो सागर किस महासागर में है? तो ये आपका अटलांटिक महासागर उफ अंध महासागर में है। और उत्तर और दक्षिणी पूछे तो भाई उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। और ईस्ट और वेस्ट पूछे तो आपका पड़ेगा उत्तर और पश्चिमी, ये वेस्ट वाला एरिया है ना, तो उत्तर और पश्चिमी भाग में पड़ता है आपका सारगैसो सागर। अक्षांश पूछे तो 20 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पड़ता है, उत्तरी, ठीक है। 0 डिग्री के उत्तर वाले पार्ट में है ना, तो 20 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश में सारगैसो सागर है। अंध महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में है, नॉर्थ वेस्ट एरिया में है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। इसके साथ साथ ये एक ऐसा महासागर है जिसकी कोई भी बाउंड्री नहीं है, बट इस महासागर में क्या महासागर नहीं है, ये सागर है, सी। इस सागर में आपके समुद्री शैवाल या समुद्री जीव पाए जाते हैं, ठीक है। इसकी कोई लैंड बाउंड्री नहीं है। तो सारगैसो सागर से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट आता है अब हमारा दक्षिणी अटलांटिक महाजल धाराएं। आपने उत्तरी अटलांटिक पढ़ ली, अब दक्षिणी पढ़ेंगे। देखो वही हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा के साउथ से शुरू होगी दक्षिणी विषुवतीय धारा। यहाँ पर ही आपका दक्षिण अमेरिका, और यहाँ पर एक दक्षिण अमेरिका की बड़ी सी कंट्री पड़ती है जिसका है भाई ब्राज़ील नाम, ठीक है, बड़ी सी कंट्री। यहाँ पर दक्षिणी विषुवतीय धारा ब्राज़ील की धारा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ब्राज़ील की धारा के नाम से जानी जाती हैं। फिर ब्राज़ील की धारा के नाम से नीचे जाते हुए यहाँ पर आपका ये मुड़ जाती है, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर एक ये मुड़ जाती है, मुड़ जाके अफ्रीका के पास सीधा टकराती है, ठीक है। अफ्रीका पे टकरा के फिर अफ्रीका के बिल्कुल साउथ से टकरा के इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब तक ये कैसा प्रवाह था? यहाँ तक भाई ये गर्म प्रवाह था, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भूमध्य रेखा से आ रही थी इस तरफ, ठीक है। बट अब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अब ये पोलर टू इक्वेटर हो जाएगी, यानी ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर आ रही है। तो पोलर टू इक्वेटर आने की वजह से कैसी धारा हो जाएंगी? अब ठंडी। तो यहाँ पर अफ्रीका के वेस्टर्न तट पर इसे जाना जाता है बेगुएला की धारा के नाम से। और फिर ये बेगुएला की धारा जाके वापस मिल जाती है किसमें? दक्षिणी विषुवतीय धारा में। और ये एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है और इस पूरे सर्कल को दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जाना जाता है। इसमें ज़्यादा कोई धाराएं याद नहीं रखनी है आपको। ब्राज़ील के तट पर ब्राज़ील की धारा जो कि एक गर्म जल धारा है, ठीक है। और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बेगुएला की धारा जो कि एक ठंडी जल धारा है, क्योंकि पोलर टू इक्वेटर आ रही है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों ध्यान से समझो। एक चीज़ तो ये कंसेप्ट ये होता है, जिस भी एरिया में जहाँ पर भी ठंडी जलधारा बहती है ना, तो उस एरिया में वो मरुस्थलों का निर्माण करती है, क्योंकि ठंडी जलधारा अपने साथ क्लाइमेट को ठंडा कर देती है, ठीक है। तो वहाँ उस एरिया में आपकी बारिश नहीं होती और फिर आपके धीरे धीरे वहाँ पर डेजर्ट बन जाते हैं, मरुस्थल बन जाते हैं। जैसे बेगुएला की धारा की वजह से कालाहारी डेजर्ट का निर्माण हुआ है, ठीक है। कनारी की जो आपने अभी ऊपर पढ़ा ना, कनारी की धारा मैंने आपको पढ़ाई थी अफ्रीका के वेस्टर्न तट पर, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सहारा डेजर्ट का निर्माण हुआ है। बेगुएला की धारा की वजह से आपका क्या बना है? कालाहारी डेजर्ट बना। ये सारे क्वेश्चन आता है कि कालाहारी डेजर्ट का निर्माण किस जलधारा की वजह से हुआ? बेगुएला। वहीं पूछा जाए तो ये एक फाकलैंड की धारा आती है बिल्कुल नीचे से एक छोटी सी धारा आती है, फाकलैंड आइलैंड पड़ता है यहाँ पे। और इस फाकलैंड की धारा जो कि एक ठंडी जलधारा है, इसकी वजह से दक्षिण अमेरिका में पेंटागोनिया डेजर्ट का निर्माण होता है। तो ये दक्षिण अमेरिका का पेंटागोनिया डेजर्ट किसकी वजह से बना है?
फाकलैंड की धारा की वजह से बना है। गर्म जल धाराएं अपने साथ बारिश लाती हैं, ठीक है, क्योंकि वे हवाओं को गर्म करती है, हवाएं ऊपर उठती हैं, संवहनीय धाराएं चलती हैं, कन्वेक्शंस होता है और आपकी बारिश होती है। और ठंडी जल धाराएं डेजर्ट का निर्माण करती हैं। इस चीज़ों को ध्यान में रखना। और नीचे नीचे तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जहाँ पर कोई भी आपका कॉन्टिनेंट नहीं होता तो उन एरियाज़ में आपकी जो जल धाराएं होती हैं वो बिल्कुल पानी स्ट्रेट बहता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं लेते। तो लास्ट में साउथ दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी आपका कॉन्टिनेंट नहीं आता, ठीक है, तो वहाँ पर आपका सीधा प्रवाह बहता है जिसे बोलते हैं पश्चिमी वायु प्रवाह, क्योंकि इसकी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होती है। ये एक ठंडा वायु प्रवाह होता है, ठीक है, बस इतना याद रख लेना, पश्चिमी वायु प्रवाह। ये चीज़ें देखो मैंने आपके साथ यहाँ पर भी डिस्कस की है नोट्स में कि गर्म धाराएं अपने साथ आर्द्र पवनें यानी नमी वाली हवाएं लाती हैं। जैसे नॉर्वे की गर्म जलधारा के कारण पूरे यूरोप में बौछारें पड़ती हैं, जिसे यूरोप का कंबल भी कहते हैं नॉर्वे की गर्म जलधारा को। और इसीलिए इसी जलधारा की वजह से यूरोप में जो मरुस्थल है वो न के बराबर है, ठीक है, छोटे मोटे हैं बट नहीं है। दूसरी, ठंडी जलधाराएं अपने साथ मरुस्थल लेके आती हैं, मरुस्थलों का निर्माण करती हैं। बेगुएला की धारा के कारण कालाहारी डेजर्ट बना है। फाकलैंड की धारा के कारण आपका पेंटाकोनिया डेजर्ट बना है। यहाँ पर मैंने सारी जलधाराएं लिखी हुई है, कौन सी जलधाराएं कैसी हैं। आपको देखो लर्न करने की नीड नहीं पड़ेगी अगर आप मैप को अच्छी तरह स्टडी करोगे, डायरेक्शन स्टडी करोगे। उत्तरी विषुवतीय धाराएं गर्म, दक्षिणी वाली भी गर्म रहेगी। फ्लोरिडा की धारा जो कि फ्लोरिडा की खाड़ी में बहती है, एंटीलीज बहती है ना, पहले उत्तरी के बाद एंटीलीज आती है, वो भी गर्म है। फ्लोरिडा की भी गर्म। फिर गल्फ स्ट्रीम आ जाती है, वो भी गर्म। गल्फ स्ट्रीम का एक पार्ट नॉर्वे तक जाता है, वो भी गर्म। आपकी ग्रीनलैंड के पास से दो धाराएं आती है, लैब्राडोर की और पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, दोनों ठंडी है। इरमिंगर धारा जो कि बिल्कुल छोटी सी धारा है, मैंने आपको बताई थी, गर्म है क्योंकि वो भी भूमध्य रेखा से पानी उसका इक्वेटर की ओर जा रहा है। कनारी की धारा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर सहारा डेजर्ट बना है, ठंडी है। ब्राज़ील की धारा गर्म है। अटलांटिक जो प्रवाह है आपका वो भी कैसा है, आपका अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, ये भी आपका ठंडा है। प्रति विषुवतीय धारा गर्म है। प्रति विषुवतीय धारा क्या होती है, जो आपकी उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा है ना, जो गर्म है, उसी का ही कुछ पानी उल्टी डायरेक्शन में बहता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, उसे प्रति विषुवतीय धारा कहते हैं। ये रही, ध्यान से देखो, ये छोटी सी धारा प्रति विषुवतीय धारा। उत्तरी विषुवतीय जो धारा है इसका कुछ पानी उल्टी डायरेक्शन में बहता है, जिसे बोलते हैं प्रति विषुवतीय धारा। गॉट इट, ठीक है। लास्ट में ये छोटी छोटी धाराएं और हैं भाई। रेनेल की धारा गर्म है। फाकलैंड की धारा ठंडी है। अटलाइंस कह लो या एंटीलीज कह लो, बात सेम है, ये गर्म जल धारा है। तो अटलांटिक महासागर की धाराएं आपकी हो गई है कंप्लीट। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है, ठीक। जो हिंद महासागर की धाराएं हैं, ये एक ऐसा महासागर है, हिंद महासागर, जो भारत के दक्षिण में है और इसमें हम दो अलग अलग सीजन में धाराओं को पढ़ते हैं। मीन्स सर्दियों की जल धारा अलग होती है हिंद महासागर की, और गर्मियों में जल धाराएं अलग तरीके से बहती है। तो दोनों तरीके की धाराओं को हम डीप में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हिंद महासागर की मैं आपको बता रही हूँ शीत ऋतु की धारा, यानी सर्दियों में किस तरीके से रहता है। तो एक चीज़ और भी बता दूं मैं, देखो ये आपको जो दिख रहा है ना, अभी थोड़ा पहले इसको स्टडी करो, ये क्या है। तो भाई देखो, ये तो है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पूर्वी हिस्सा, ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान। और ये यहाँ पर आ गई अरब कंट्रीज़, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत वगैरह, और यहाँ से ये आपकी मुस्लिम कंट्रीज़ आते हुए पाकिस्तान वगैरह से, और ये हमारा आ गया इंडिया, और ये इधर जाते हुए ये सारा की सारे आपका चाइना वगैरह, ठीक है। तो ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट पड़ता है, ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है, और ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और इधर नीचे हम बात करें तो प्रशांत महासागर को ध्यान से देखना, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पर एशिया कॉन्टिनेंट के छोटे छोटे आइलैंड है, जिसमें इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये सारे आइलैंड आते हैं। तो इस तरीके से आपका ये सारा का सारा हिस्सा रहता है। अब यहाँ पर हमें जो भी पढ़ना है, क्योंकि देखो हिंद महासागर आपका अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो ओशियन है, इसका नाम है हिंद महासागर। और ठीक है, इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी ही धाराएं पढ़ेंगे, जलधारा। अब सबसे पहले सेम उसी तरीके से हम पढ़ेंगे पहले भूमध्य रेखा, जो कि हमारी इक्वेटर 0 डिग्री
0 डिग्री से नॉर्थ में यानी उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराओं को। तो सबसे पहले आती है भाई आपकी सर्दियों की बात करें। अब देखो इसका रिलेशन है ना, इस हिंद महासागर की जलधाराओं का थोड़ा सा रिलेशन आपका होता है मानसून से। आपने पढ़ा था मानसून में जो हमारी विंड चलती है वो किस ओर से चलती हैं। पहले आप सर्दियों का नहीं, पहले गर्मियों का करा देती हूँ, फिर आपको जल्दी समझ में आएगा। पहले गर्मियों की देखेंगे भाई। देखो जब हमारे यहाँ मानसून आता है गर्मियों में, तो मानसून की जो डायरेक्शन होती है विंड की वो क्या होती है, ये डायरेक्शन होती है विंड की, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन होती है ना हवाओं की। सबसे पहले केरल में एंट्री करती हैं ये हवाएं। केरल में मानसून सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद समस्त भारत में मानसून पवनें फैल जाती हैं। तो इन वाली डायरेक्शन की वजह से सबसे पहले 0 डिग्री पर जो हमारा जलधारा बहती है वो बिल्कुल सेम रहेगी, जिसे हम बोलेंगे उत्तरी विषुवतीय धारा, ठीक है। यहाँ से आपकी 0 डिग्री के उत्तर में उत्तरी विषुवतीय धारा बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। ये आपकी उत्तरी विषुवतीय धारा फिर ये मुड़ जाती है जैसे ही अफ्रीका का पूर्वी तट पे टकराती है, मुड़ के ये अरेबियन कंट्री से होती हुई अरब सागर में फिर आगे इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे जाती है, फिर इंडिया के साउथ से होती हुई बंगाल की खाड़ी से होती हुई आगे चल के ये जाती है भैया के जावा सुमात्रा वगैरह आइलैंड पे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से देखो, आपको वैसे तो इस वाले पूरे पार्ट में कोई भी अलग से नाम याद करने की नीड नहीं है, बट आपको एक ही नाम याद रखना, वो है ये भाई ग्रीष्म ऋतु में हमारे यहाँ मानसून आता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, दक्षिण पश्चिमी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रवाह है, ये पूरा का पूरा प्रवाह जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इस तरीके से, जो कि अफ्रीका के पूर्वी तट से होता हुआ आपके अरेबियन कंट्री से होता हुआ और भारत के पश्चिमी तट से होता हुआ, फिर भारत के पूर्वी तट से होता हुआ, फिर आपके लास्ट चला जाता है, फिर दोबारा भूमध्य रेखा में आके मिल जाता है। तो ये जो पूरा सर्कल है, पूरा प्रवाह है, इस पूरे प्रवाह को दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवाह कहते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि गर्मियों में मानसून आता है, और गर्मियों में मानसून आता है तो उसकी डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम होती है, साउथ वेस्ट होती है। तो इसका नाम, पूरे प्रवाह का नाम दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवाह है, और इसका नाम भी दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से ही पड़ा है। अब यही गर्मियों में देखो दक्षिणी गोलार्ध में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में मानसून पवनों का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। तो दक्षिणी गोलार्ध में, हिंद महासागर के दक्षिणी गोलार्ध में यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा के दक्षिण में आपकी जो मानसून पवनी है उनका कोई इफेक्ट ना पड़ने के कारण सारा साल जलधाराएं एक जैसी बहती हैं। जैसे 0 डिग्री से साउथ की ओर आपकी जलधारा बहना स्टार्ट होगी सबसे पहले, और बहती बहती ये जाएगी भैया आपके अफ्रीका के पूर्वी तट पर, और दक्षिण की ओर बहती है तो इसे दक्षिणी विषुवतीय धारा, जो उत्तर की ओर बहती है उसे उत्तरी विषुवतीय धारा। अब ये अफ्रीका के पूर्वी तट से टकराती है। यहाँ पे एक आइलैंड है, ये छोटा सा ये एक आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है मोजाम्बिक, ठीक है। इस आइलैंड का नाम है मोजाम्बिक आइलैंड। अब इस आइलैंड के दो तट पर टकरा कर जो ये जलधारा है दो हिस्सों में बट जाती है। एक हिस्सा इसके वेस्ट से बहता है, एक हिस्सा इसके ईस्ट से बहता है, ठीक है। तो ये जो इसके वेस्ट से बहता है इसको कहते हैं मोजाम्बिक धारा, और आगे चल के जब ये धारा फिर दोबारा से दोनों मिल जाती है, वहाँ पर ये अगुलहास की धारा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो मोजाम्बिक के आइलैंड पे इसे मोजाम्बिक की धारा कहेंगे, मोजाम्बिक आइलैंड पे मोजाम्बिक जलधारा अफ्रीका के पूर्वी तट में, और फिर साउथ में जाके जब दोनों मिल जाती है तो उसे अगुलहास की धारा जलधारा के नाम से जाना जाता है। फिर आगे चल के ये आपके उसी किस में मिल जाएगा, पश्चिमी वायु प्रवाह, मैंने आपको बताया था ना, ये रहा नीचे, ठीक है। हमारा साउथ में क्या है, साउथ में जहाँ पे कोई भी लैंड वाला पार्ट नहीं है वहाँ पे विंड जो जलधारा बिल्कुल सीधी सीधी बहती है, समुद्र की डायरेक्शन होती है वेस्ट टू ईस्ट, और इसी वजह से इसे पश्चिमी वायु प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्चिमी वायु प्रवाह। अब आपका इसके अगुलहास की धारा के बाद जब ये धारा बह रही होती है सीधी, फिर आ जाता है भाई ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट, और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी कोस्टल एरिया पर टकरा कर फिर ये विंड ऊपर की ओर मूवमेंट कर रही होती है। देखो अब तक ये नीचे की ओर आ रही थी तो हमारी गर्म जलधारा थी, यानी मोजाम्बिक की धारा भी आपकी कैसी रहेगी, गर्म। मोजाम्बिक की धारा भी आपकी कैसी रहेगी, गर्म, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आ रही है। जब भी आपकी जलधाराएं भूमध्य रेखा से इक्वेटर से पोलर एरिया की ओर जाएगी तो वो गर्म होगी, पोलर एरिया से इक्वेटर की ओर आएगी तो वो ठंडी होगी। तो यहाँ से भूमध्य रेखा से
ध्रुवों की ओर जा रही है तो मोजाम्बिक धारा आपकी गर्म जल धारा है, आपस में दोनों मिल जाती है, तब अगुल्हास की धारा वो भी गर्म है। फिर उसके बाद जब ये विंड आपके ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, आपका जो ऑस्ट्रेलिया है कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर टकरा के इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई ना, पोलर टू इक्वेटर हो गई, अब ये जा रही है पोलर से इक्वेटर की ओर, तब इसे कहते हैं कैसी धारा होगी, तब ये ठंडी, और इसका नाम क्या होगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, और वापस जाके भैया दक्षिणी विषुवतीय धारा में मिल जाएगी। तो ये इस तरीके से अपना पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेती हैं। और साउथ में आपका पश्चिमी वायु प्रवाह रहता है, तो कुछ नहीं है, 0 डिग्री से दक्षिण में दक्षिणी विषुवतीय धारा, अफ्रीका के पूर्वी तट पर मिलके मोजाम्बिक धारा, मोजाम्बिक आइलैंड के पास, और फिर आगे चल के जब दोनों मिल जाते हैं तो अगुल्हास की जल धारा, और उसके बाद आगे आपका बहते बहते जब ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्टल एरिया पे आके टकराती है तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, फिर दोबारा से जाके दक्षिणी विषुवतीय धारा में ये मिल जाती हैं, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु में बस आपको ऊपर से जो उत्तरी गोलार्ध के हिंद महासागर की जल धाराएँ हैं वो गर्मियों में सिर्फ आपको एक ही नाम याद रखना, ये इससे याद रख लेना भाई, मानसून हमारे यहाँ गर्मियों में ही बारिश होती है, मानसून गर्मियों में ही आता है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून हुआ आपका ग्रीष्म ऋतु की जल धारा। गॉट इट, इतना समझ में आ गया। अब देखो अब ये है आपका सर्दियों का, शीत ऋतु का। शीत ऋतु की जलधारा कैसी होती है हिंद महासागर में, सर्दियों में कैसी पानी बहता है, तो देखो बिल्कुल सेम है। दक्षिणी विषुवतीय धारा की बात करें तो बिल्कुल सेम है आपका, यहाँ से आई मोजाम्बिक आइलैंड पे मोजाम्बिक की धारा, दोनों मिल गई अगुल्हास की धारा, फिर आगे बहती हुई ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर टकराई तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, फिर आगे चल के आपकी दोबारा से भूमध्य रेखा में मिल गई। तो ये पूरा सर्कल शीत ऋतु में भी यानी आपके सर्दियों में भी बिल्कुल एटलीस्ट सेम रहने वाला है। अब हम सर्दियों में देखते हैं, सर्दियों में ऐसा क्या होता है भाई, यहाँ पे जो आपका जो ये प्रवाह है वो क्यों चेंज हो जाता है विंटर सीजन में, ऐसा क्या होता है। तो देखो आप सबको पता है गर्मियों में मानसून की एंट्री इस तरीके से होती है, तो इस तरीके से जल धाराएं भी इसी तरीके से बहती हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और भी आता है कि गर्मियों में हिंद महासागर की धाराएं कैसे बहती हैं, सर्दियों में कैसे बहती है, ये क्वेश्चन भी आता है, तो ध्यान रखना। देखो अब ये घड़ी की सुइयों के कैसे है, विपरीत है ना, तो घड़ी की सुइयों के विरुद्ध बहती है, ठीक है, विपरीत बहती है आपकी सर्दियों में, और गर्मियों में क्लॉकवाइज होती हैं और सर्दियों में एंटी क्लॉकवाइज होती है, इस चीज़ को आप याद रखना। अब जैसे जैसे हमारी आपके मानसून आया, पूरा मानसून आके एंट्री करके फिर मानसून के लौटने की क्या डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन होती है, ठीक है, ये डायरेक्शन होती है लौटने की, नॉर्थ से और ईस्ट, ये ईस्ट वाला एरिया हो गया और ऊपर वाला नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट से मानसून की जो विंड है वो वापस लौटती है इंडिया से। अब जैसे जैसे एशिया के, साउथ एशिया से ये विंड वापस लौटती है और इनकी डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्थ ईस्ट होती है, तो ये अपने साथ साथ हवाएं तो पानी का रुख मोड़ती है ना, आपको पता है ना, हवा अपने साथ पानी को बहा ले जाती है, ठीक है। तो जो ये हवाएं हैं यही हिंद महासागर की जल धाराओं का रुख मोड़ देती हैं, और मोड़ते रुख जब ये मोड़ती है तो हिंद महासागर की जो धारा है वो एंटी क्लॉकवाइज बहने लगती है सर्दियों में, इनके अकॉर्डिंग आ जाती है, नॉर्थ और ईस्ट के अकॉर्डिंग, और विरुद्ध बहने लगती है, और इस तरीके से बहती हुई जो आपकी उत्तरी विषुवतीय धारा है वो भी विरुद्ध बहती है, तो विरुद्ध विषुवतीय धारा के नाम से इस तरीके से उल्टा सर्कल बन जाता है। समझ में आया। तो किस तरीके से आपका गर्मियों में कैसे रहता है, सर्दियों में कैसे रहता है, तो आपको दोनों सीजन्स की लाइन रखनी पड़ेगी। गर्मियों में अलग होता है और सर्दियों में अलग होता है। गर्मियों में आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून अपवाह रहेगा, पूरा का पूरा सर्कल का आपको एक ही नाम याद रखना है, और सर्दियों में आपका उत्तरी पूर्वी मानसून अपवाह रहेगा। बट आपको एक चीज़ ये भी अलर्न रखनी है कि जो आपकी गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में हिंद महासागर की धाराएँ उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती हैं, आपकी कैसी रहेंगी भाई, क्लॉकवाइज रहेंगी, और सर्दियों में आपकी एंटी क्लॉकवाइज रहती हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई हिंद महासागर की सर्दियों की और गर्मियों की। देखो अब इस चीज़ को मैंने नोट डाउन भी किया हुआ है नोट्स में। नोट से याद आया भाई, काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट तो करते रहते हो, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बार बार वीडियो में बोलती हूँ, जिसको नोट्स चाहिए वो मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करें, ठीक है। आज के बाद मैं आपका रिप्लाई नहीं करूँगी यूट्यूब पर आप मुझसे पूछते हो मैम नोट्स कैसे मिलेंगे, जब मैंने ये नंबर दे दिया इस पर व्हाट्सअप पर PDF में नोट्स मिलेंगे और पेड नोट्स रहेंगे। TGT
पीजीटी और नेट तीनों लेवल के नोट्स अवेलेबल हैं डिटेल में, तो आप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर दिया हुआ देखो, सर्दियों में क्या होता है, हिंद महासागर में उत्तरी गोलार्ध की धाराएं वामावर्त, कई बार ये वामावर्त वर्ड आ जाता है, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं इसे, वामावर्त चलती हैं, उल्टी चलती हैं। और ऐसा किस वजह से होता है, ऐसा लौटते हुए मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होता है। और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, गर्मियों में मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया भाई, गर्मियों में हिंद महासागर की उत्तरी गोलार्ध की जो धाराएं हैं वो क्लॉकवाइज चलती है, यानी दक्षिणावर्त चलती है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो दक्षिणावर्त चलती हैं, तो ऐसा मानसून के आगमन यानी मानसून के आने की वजह से होता है। और मानसून के आने की क्या डायरेक्शन होती है, दक्षिण पश्चिमी डायरेक्शन होती है, तो इसी की वजह से ये होता है। अब यहाँ पर डाला गया है मैंने, कौन सी जलधारा आपकी गर्म है, कौन सी ठंडी है, जहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वैसे तो मैंने आपको मैप में भी स्टडी करा दिया। दक्षिणी विषुवतीय धारा आपकी गर्म है क्योंकि विषुवत रेखा के पास है। मोजाम्बिक धारा मोजाम्बिक आइलैंड के पास, ये भी गर्म है। मोजाम्बिक आइलैंड के बाद जब धाराएं आपस में दोबारा मिलती है तो उसे अगुल्हास की धारा के नाम से जाना जाता है, ये भी गर्म है। फिर अगुल्हास की धारा आगे बहती हुई ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर टकराती है, तो वहाँ पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है पोलर टू इक्वेटर, तो वहाँ पर ये ठंडी होती है। फिर ग्रीष्मकालीन मानसून अपुआ, देखो ग्रीष्मकालीन नाम ही ग्रीष्मकालीन है, गर्मी है तो गर्म होगा। और शीतकालीन मानसून अपुआ, सर्दियों में है, शीत है, ठंडा तो ठंडा रहेगा। सोमानी धारा, देखो सोमाली धारा एक छोटी सी धारा बीच में आती है, ये मोजाम्बिक के पास उस, ठीक है, तो ये आपकी एक ठंडी जलधारा है। दक्षिणी हिंद धारा जो हिंद महासागर के दक्षिण में बहती है वो भी आपकी ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो आज की वीडियो के बाद आपका एक टॉपिक डिटेल में कंप्लीट हो गया है। टॉपिक का क्या नाम है, समुद्री जलधाराएं। पीजीटी और नेट तीनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये तीनों वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने तीनों ही वीडियो आपको डिटेल में करा दी है, प्रशांत महासागर की धाराएं, अटलांटिक महासागर की धाराएं और आपके भाई थर्ड कौन सी, हिंद महासागर की धाराएं हमारी आज कंप्लीट हो गई हैं। अब